हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम आज के इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखो, जितना भी टाइम आप लोगों के पास है बेटा, वो अपनी स्टडी को फुल डेडिकेट कर दो। 7th स्टैंडर्ड तक जो भी गलतियां हमसे हुई कोई बात नहीं, 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। यानी अपने हम पेपर की प्रिपरेशन पेपर के टाइम में नहीं करेंगे, उससे पहले ही करना स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर को मैं आज आपको गो थ्रू कराऊंगा, ईच एंड एवरी लाइन को इलैबोरेट करके मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा कि चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस कहां कहां से बनते हैं, कहां पर हमसे गलतियां होती हैं, कौन से क्वेश्चंस हम पकड़ नहीं पाते हैं, या फिर अगर हम रटने की कोशिश करते हैं तो रट क्यों नहीं पाते हैं। यानी कहने का मतलब रटना ही क्यों है, हम चीज़ों को समझ लें और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, चैप्टर को समझते हैं, जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर के अंदर पहले ये जानेंगे कि क्रॉप प्रोड्यूस होता कैसे है, आखिर इसको सिलेबस में डाला क्यों गया है। फिर हम ये जानेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, और साथ ही क्रॉप जो हमने प्रोड्यूस किया उसको कैसे मैनेज किया जाए। पहले के टाइम में क्या होता था, क्रॉप्स की जरूरत हमें ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, है ना। आजकल पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए क्रॉप की वैरायटी और बेटा क्रॉप का यील्ड दोनों ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर क्रॉप का प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी हमारी। तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए स्टेप्स अगर हमें आ जाए तो हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्रॉप प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन हमको क्रॉप से मिलने वाले सीरियल्स और ग्रेन्स को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो सीरियल्स और ग्रेन्स हमारे हाथ से ग्रो होने के बावजूद भी हमारे हाथों में नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर को समझते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भविष्य में जाके खेती करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है कि आप फार्मर बनेंगे, लेकिन बेटा इसका ज्ञान किसी फार्मर के काम तो आ सकता है, हो सकता है। अब देखो, अगर आप बात करें, बहुत एबीसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही है। अगर वो ये सोचे कि हम तो भाई इतने पैसे वाले हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एबीसी कंपनियों के नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आटा बनाने वाली कंपनी है, तेल बनाने वाली कंपनी है। अब ये कैसे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज ढूंढते हैं और वहां से क्रॉप को प्रोड्यूस करवा के और तब जाकर प्रोसेस करके हम तक पहुंचाते हैं, ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो पैसा हर चीज में है, बस दिमाग लगाओ और काम करो। चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी लाइन को समझते हैं, पूछो और पहेली की कहानी को। हमारे पास जो चैप्टर है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। पहले हर एक लाइन को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। यानी पहेली और बूझो जो थे वो अपने अंकल के घर जाते हैं, अपने चाचा के घर जाते हैं, या शायद मौसा के घर जाते हैं। किसके घर जाते हैं वी एक्चुअली डोंट नो। अंकल तो मौसा को भी कहते हैं, अंकल चाचा को भी कहते हैं, ताऊ को भी कह देते हैं। तो वो गए अपने अंकल के घर। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो एक किसान हैं। One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow etc. in the field. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी फील्ड के अंदर। आप लोग भी कभी ना कभी गांव गए होंगे, और गांव जब गए होंगे बेटा तो आपने भी ऐसे ही फील्ड में काम करते वक्त लोगों को इन सारे टूल्स को या ऐसे ही किसी टूल्स को यूज़ करते हुए देखा होगा। हालांकि ये सब अपने आप में बहुत पुराने टूल्स हैं। आजकल मॉडर्न टूल्स आ गए हैं जो कि एक्टिविटी को बहुत फास्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन को फास्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। अब बेचारे बूझो के दिमाग में सवाल उठता है कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि कहां पर और कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां से सवाल क्या उठ सकता है, तो जैसा सवाल यहां पर बेटा बूझो के मन में उठा, वैसा ही सवाल आपके मन में भी तो उठ सकता है कि आखिर इन टूल्स का यूज हम करते कहां पर हैं, आखिर कहां पर इन टूल्स की नीड है, कहां पर देखा जाता है। अब ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिकल होके देखेंगे। तो यहां पर आपके पास सवाल क्या उठता है कि नेम द टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द फील्ड। तो खुरपी लिख सकते हैं आप, सिक्कल लिख सकते हैं, शावल लिख सकते हैं, प्लॉ लिख सकते हैं, है ना। तो दीज आर द टूल्स। तो यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नाउ आगे कह रहा है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सभी को पता है कि बिना फूड के तो हम जीवन जी ही नहीं सकते। सोचकर देखो ना कि आज सुबह से लेकर अब तक आपने ना खाया हो तो पेट में गुड़ 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 स्टार्ट हो जाती है, पेट कहता है भैया खाना लाओ,
क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बेटा हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? यहीं से तो मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे और तब हमें फूड मिलेगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब कभी भी सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल ही मत समझना बेटा। ऐसे प्लांट्स के बहुत बड़े ग्रुप को कह सकते हैं जिनको एक ही फील्ड पर बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है। हालांकि उसकी डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। Plants can make their own food themselves. And can you recall how green plants synthesize their own food? Obviously, yes. We have been discussed in 6th 7th standard कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्लोरोफिल जो उनके लीव्स में पाया जाता है बेटा, और सनलाइट, साथ ही बेटा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग में होता है, मिनरल्स जो सॉइल्स में पाए जाते हैं, इन सब से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और आपको क्या लगता है सिर्फ वो अपने लिए करते हैं? ना जी ना, वो हमारे लिए भी करते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे आप किसी फ्रूट की बात कर रहे हो, चाहे किसी वेजिटेबल की बात कर रहे हो, कौन सा हम घर में कर लेते हैं? ये सब हमें खेतों में ही उगाना पड़ता है और ये सब हमें पौधों से मिलता है बेटा। तो उनको भी एनर्जी चाहिए, हमें भी एनर्जी चाहिए। Now animals including human being cannot make their own food, so where do animal get their food from? यानी कि हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। आप कहोगे सर मम्मी तो किचन में बनाती है खाना, ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? अगर मैं बात करूँ गोभी की सब्जी मम्मी बनाने वाली है, लेकिन गोभी कहाँ से आता है? भैया आपके फील्ड से, है ना। आप कहते हो कि अगर आप चपाती बना रहे हो तो चपाती के लिए भैया जो आटा है वो कहाँ से आता है? उसके लिए गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ फील्ड से आता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? पहले ये तो समझ ले कि खाना खाना क्यों जरूरी है। भैया खाने से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, गेम खेल पाते हैं और साथ ही बेटा अपने दोस्तों से बातें भी कर पाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion, etc. यानी हमारी बॉडी के जितने भी बेसिक फंक्शनिंग होती है बेटा वो भी एनर्जी से ही हो पाता है। सोच के देखो कि यार कोई ऐसा मोटर बन सकता है जिसको बिजली ना दे किसी भी तरीके से और वो पानी पंप करके टंकी में चढ़ा दे? सोच के देखो, इस सवाल का जवाब दो मुझे, यस और नो में जवाब दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा मोटर हम डिजाइन कर सकते हैं जिसको किसी भी तरीके की एनर्जी दी ही ना जाए? आप कहोगे सर सोलर मोटर बना ले। अरे भैया सोलर मोटर के लिए भी तो सोलर एनर्जी लेगा ना वो। मैं कह रहा हूं कि कोई एनर्जी नहीं चाहिए, विंड एनर्जी भी नहीं चाहिए, सोलर एनर्जी भी नहीं चाहिए, बस वो पानी अपने आप ऊपर ले जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एज पर द नॉर्मल रूल ऑफ नेचर, नेचर एनर्जी बनाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटा कन्वर्ट करती है। हम जो खाना खा रहे हैं वो कोई और जगह से एनर्जी आ रही है, वो हमारी बॉडी में गई, हमारी बॉडी से एनर्जी कहीं और गई। जैसे किसी बॉल को आपने थ्रो किया, तो बॉल को जब आपने थ्रो किया बेटा तो आपने एनर्जी दी बॉल को, बॉल फिर मूव करने लग गई, फिर उसने किसी शीशे को फोड़ दिया मान लो, तो वो एनर्जी गया शीशे में, शीशे से वो एनर्जी शीशे के पार्टिकल्स में गया और वो बिखर गए। उसके बाद ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। यानी एनर्जी कभी भी बेटा बनाई नहीं जाती है, सिर्फ कन्वर्ट होती है। तो वही कह रहा है कि हमारी बॉडी के जितने भी हम काम करते हैं, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप डाइजेशन कर रहे हो, पचा रहे हो बेटा, चाहे आप सांस ले रहे हो, इवन आप सो रहे हो, सोते वक्त भी आपको एनर्जी चाहिए। तो ऐसे हमारा दिल भी तो एक पंप है ना, उसको चलाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। अग्री और नॉट? अब जैसे कि आपने देखा है कि हार्ट जो है वो ऐसे बीट करता है, और हार्ट की बीटिंग को अगर आप देखें बेटा तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज अ पंप इटसेल्फ ना। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हम अपने फूड को बेटा प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, या फिर दोनों से ले लेते हैं। अब दोनों से मतलब प्लांट से और एनिमल से। इसी बेसिस पर हमने डिफाइन किया है, या फिर कह सकते हो डिस्टिंग्विश किया है ह्यूमन बीइंग्स को वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के केस में। वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। और नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो मीट, अंडे वगैरह खाते हैं। अब आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, तो ऐसा नहीं है कि भैया हिंदू धर्म में आप ये सब नहीं खा सकते हैं। वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली होके देखें तो कई सालों पहले हम लोग इन्हीं को खा खा कर अब तक जिंदा रह पाए हैं। पहले हम शिकार करते थे, हिरन मार देते थे, किसी भी जानवर को मार के खा जाते थे। अब ऐसा नहीं है, काफ़ी सभ्य हो गए हैं हमने क्रॉप प्रोडक्शन करना सीख लिया है। लेकिन अगर ना हो क्रॉप प्रोड्यूस तो क्या करेंगे? दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है।
Since we all need food, how we provide food to a large number of people इन अ कंट्री। बिल्कुल सही बात है, हम सभी को फूड की ज़रूरत है, लेकिन इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करना, सोच के देखो। आप इकलौते घर की अगर हम बात करते हैं तो आपके घर में अगर 5 मेंबर है बेटा, तो महीने में कम से कम 40 किलो आटा आप कंज्यूम कर जाते होंगे, कम से कम 5 किलो चावल कंज्यूम कर जाते होंगे, और सब्जी डेली की 1 से 1.5 किलो आप खा जाते हैं, सलाद खाते हैं, मसाले खाते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट कि मैं अगर बात करूं लगभग 160 करोड़ लोगों की, जो कि इंडिया में है सिर्फ, उसके बाद में अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं तो कितनी पॉपुलेशन है। इतनी सारी पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें? क्रॉप्स चाहिए ना, तो क्रॉप्स की हमें ज़रूरत है ना, तो बस तो फिर क्रॉप ग्रो करेंगे और बढ़िया तरीके से जो है अपने नेचर को सर्व करेंगे ना। आगे क्या रहा है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल। ऑब्वियस सी बात है, फूड को बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए बेटा फूड का प्रोडक्शन ही ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्शन करने का तरीका मैटर करता है, टाइम मैटर करता है, एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है वो भी मैटर करता है। In order to provide food for a large population, regular production of proper management and distribution is necessary। बिल्कुल सही बात है, क्रॉप प्रोड्यूस हो गया लेकिन उसको किसी जगह पर ब्लॉक करके रख दिया गया है। अब क्या होगा, भूखमरी आ जाएगी, लोग परेशान होंगे। हुआ था ना कोरोना के टाइम में, आपने देखा जैसे ही पता लगा लॉकडाउन लगने वाला है, वैसे ही लोगों ने जो है महीने भर का राशन खरीद के रख लिया, दुकान की दुकान साफ हो गया रातों रात। अब अगले दिन क्या हुआ, जो नॉर्मल पीपल थे जिनको नहीं पता उनको खाना नहीं मिला, तो फिर गवर्नमेंट ने राशन डिस्ट्रीब्यूट कराना शुरू किया था। तो वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, रेगुलर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मतलब हो गया कि वो सारे तरीके बेटा जिन तरीकों से हम अपना फूड या कह सकते हो क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या आता है बेटा प्रैक्टिस में, तो पहले ये समझना है कि क्रॉप किसे कहते हैं। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूछी जाती है बेटा, वो है एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के बारे में। पहले ये कह रहा है कि अगर हम बात करें बेटा, बहुत पहले की बात करें, तो कहता है क्या, टिल 1000 BCE पीपल वर नोमैडिक्स। नोमैडिक्स कौन होते हैं? घुमक्कड़ प्रजाति के लोग, जिनको खाने के लिए बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है। तो कहता है कि लगभग इतने सालों पहले हम नोमैडिक्स थे। नोमैडिक्स क्या होते हैं? जैसे मान लो एक जगह पर खाना प्रोड्यूस हुआ है ना, या फिर प्लांट है या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वहाँ पर उनको मिला, क्योंकि प्रोड्यूस करना तो उनको आता नहीं था, तो नेचर ने जो प्रोड्यूस करके दे रखा था वो वहाँ पर जाके उसे कंज्यूम कर लेते थे। जैसे कहीं पर फ्रूट, बहुत सारे बागान मिल गया उनको, तो वहाँ पर फ्रूट्स पर वो कई मतलब दिनों तक खाते रहे और कंज्यूम करते रहे। उसके बाद वहाँ के फ्रूट्स जब खत्म हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और कहीं और चले गए। फिर वहाँ पर उनको मिला, फिर वहाँ पर उन्होंने कहा, बिल्कुल जानवर जैसी हालत थी हमारी। जानवर क्या करते हैं, अगर जंगल में देखें, जंगल में बेचारा हाथी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, और जाता है तो किस लिए जाता है? सिर्फ खाने के लिए। दिन भर खाते रहते हैं, और कोई काम है क्या? वो उनको बड़ा पढ़ना लिखना है हमारी तरह। हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो, और ज्ञान हो तो इसका सही इस्तेमाल हो, और हमें घूमना ना पड़े, हम एक ही जगह पर जहाँ रहते हैं वहीं पर क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकें और अपनी नीड को पूरा कर सकें। अब सवाल वही उठता है कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमने ये सब चीज़ें सीख ली, तो हम इतने एडवांस हो गए कि अभी मैं पंखे के नीचे बैठकर आपको पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन अगर हमने ये सब चीजें नहीं सीखी होती तो बेटा हम भी कहीं जंगलों में घूम रहे होते और पता लग रहा होता उस आम के पीछे मैं भी भाग रहा हूं और आप भी भाग रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि इतने सारे लोगों की नीड पूरी कैसे होती? अगर हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में नहीं सीखा होता, नहीं जाना होता, तो मेरी और आपकी नीड पूरी कैसे होती? लड़ रहे होते, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वही कह रहा है क्या कि पहले हम नोमैडिक्स थे। देवर वंडरिंग, वंडरिंग मतलब क्या था? घूमना इधर उधर। ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स, यानी कि वो खाने के लिए, रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे। शेल्टर मतलब रहने की जो रहने का स्थान होता है, जैसे आप आवास या घर कहते हैं बेटा। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उसके बाद वो क्या करते थे? कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर लिया। Later they could cultivate land, produce rice, wheat and other crops and thus was born agriculture। और धीरे धीरे फिर हमने जो है इन सभी को उगाना सीखा।
और इस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, वो पैदा हुआ। अब कहता है कि क्रॉप की जो डेफिनेशन है वो क्या है। क्रॉप की डेफिनेशन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डैम श्योर पूछा जाता है। सो कहता है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यही डेफिनेशन है, यहां से आप अंडरलाइन कर लेना या फिर बेटा नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field that are of wheat। तो ये क्रॉप की डेफिनेशन है। कहां से कहां तक डेफिनेशन है बेटा? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, कोई बोलेगा भैया डेफिनेशन लिखकर बताओ, तो कहां से कहां तक दोगे? यहां से लेकर यहां तक। और किसी भी डेफिनेशन में बेटा जब आप एग्जाम्पल मेंशन कर देते हो तो वो सपोर्ट हो जाता है। तो कहता है कि जब कभी भी प्लांट को, सेम काइंड ऑफ प्लांट को बेटा, सेम काइंड ऑफ प्लांट को, ठीक है, बड़े स्केल पर एक ही जगह पर उगाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये क्रॉप की डेफिनेशन है। और फिर एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या रहा है? जैसे वीट का क्रॉप, तो वहां पर उस फील्ड में सारे के सारे वीट ही होंगे। क्लियर हो गया? तो यहां जो डेफिनेशन आपने पढ़ी बेटा, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में आएगा ही आएगा। अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, लिख लो बस। चलो आगे चलते हैं। अब you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। crops कई तरीके के होते हैं, कुछ cereals होते हैं, कुछ vegetables होते हैं, कुछ fruits होते हैं। These can be classified on the basis of seasons in which they are grown। इसीलिए crops के हमारे season basis पर दो तरह के crops के बारे में आपको पढ़ना है। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, आपको भी पता है इंडिया के अंदर कितने सारे स्टेट हैं, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, और जगह है, अलग अलग तरह की सॉइल है, क्लाइमेट है, तो जिस वजह से बेटा वहाँ पर पाए जाने वाले जो क्रॉप्स हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू अनदर रीजन। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर वही कह रहा है कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो होते हैं। अब यहाँ से भी सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल क्या बन सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगते हैं, ऐसा क्यों होता है बताओ। अब ये सवाल पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे, हैं क्या करोगे? तो इसका रीज़न यहाँ से है, देखो, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत अच्छी और वैरायटी वाली कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ कह सकते हो सॉइल पाई जाती है, क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर में चेंज, ह्यूमिडिटी में चेंज, रेनफॉल में वेरिएशन होता है। इसीलिए यही वजह है कि इंडिया के अंदर इतने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। नाउ डिस्पाइट दीज डाइवर्सिटी, क्या कह रहा है? डिस्पाइट दीज डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई, दीज आर। अब इतने सारे जो है वो विभिन्नता होने के बावजूद भी, मतलब अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी, दो तरह के क्रॉप्स में हमने उसे क्लासीफाई किया। ऑन द मेन सीजन बेस्ड वी कैन से, दो तरीके से हमने उसे क्लासीफाई किया है। अब वो दो कौन कौन से हैं? तो पहला कहता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? उसके बाद हम जानेंगे रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स पेपर में बेटा जो यहाँ मेंशन्ड है वही आता है, उतना ही आता है, ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये ध्यान रखो जितना एनसीईआरटी की बुक में दिया है उतना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना तो फिर बेटा गड़बड़ होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए तो बस मेहनत कर लो। तो कह रहे हैं क्या, हम बात करेंगे क्रॉप विच आर, खरीफ क्रॉप के बारे में, सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी वो सभी क्रॉप्स हमेशा खरीफ क्रॉप में क्लासिफाइड होते हैं जो बारिश के दिनों में होते हैं, वर्षा ऋतु में होते हैं बेटा। और उनका जो सीजन होता है बेटा वो होता है जून से लेकर सितंबर तक, जून टू सितंबर। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? पैडी, पैडी कौन किसे कहते हैं? धान बेटा। मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी जिसे आप मूंगफली कहते हैं, एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यानी जिन क्रॉप्स को बेटा ज़्यादा पानी की नीड होती है उन्हीं क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए। अब क्योंकि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में बोलो, स्टार्टिंग से ही हैंड पंप या फिर ट्यूबवेल्स या फिर और रिसोर्सेज तो थे नहीं बेटा इरिगेशन करने के, सिंचाई करने के, तो लोगों को बारिश पर डिपेंड रहना पड़ता था। बारिश होती थी तब उनके खेतों की सिंचाई होती थी।
अब आजकल आपने देखा होगा सुबह भी पानी डाल देते हैं हम खेतों में, शाम को भी डाल देते हैं, लेकिन पहले ऐसे थोड़ी ना होता था। पहले क्या होता था, बारिश पर बेस थे। फिर बारिश जो है वो अनइवन होने लग गई क्योंकि हमने बहुत सारा पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन किया, और बारिश जो है वो बहुत कम होती है, अब आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं फिर हम नदियों पर डिपेंड होने पड़े। अब नदियों से हटकर हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम ट्यूबवेल्स वगैरह लगा देते हैं, कुएं खोद लेते हैं, इस तरीके से हम पानी सिंचाई कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पढ़ने भी वाले हैं, पर फिलहाल मोटा मोटा आइडिया दिया मैंने ये। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे लिए पानी ज़रूरी है बेटा, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी पानी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स पानी की हेल्प से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्लांट को वाटर चाहिए, और वो वाटर जो ज़्यादा डिमांड करता है प्लांट, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ये क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं, जून से लेके सितंबर तक होते हैं। एग्जाम्पल है इसका बेटा पैडी, यानी चावल, सबसे बेस्ट। आपने देखा होगा चावल को कैसे ग्रो करते हैं, तो चावल को ग्रो करते हुए देखा होगा आपने, बड़े बड़े से फील्ड में किसान जो होते हैं खेत के अंदर जो है चावल को बोते हैं। मक्के की खेती देखी होगी आपने, है ना। तो इन सबको पानी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा रवि क्रॉप की। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी जो क्रॉप्स बेटा अक्टूबर मंथ से लेकर मार्च मंथ तक ग्रो होता है, उन्हें हम रवि क्रॉप कहते हैं। अक्टूबर से मार्च, याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेट। ये सब वो क्रॉप्स हैं जो बेटा गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं पकने के लिए, मेच्योर होने के लिए। तो आपने देखा होगा अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, मैं जिस टाइम ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी गर्मी का मौसम शुरुआत हो रही है ना, मार्च का टाइम चल रहा है। तो इस टाइम तक जो है ये क्रॉप्स पक जाते हैं। तो वही कह रहे हैं ना, अक्टूबर से मार्च तक, और मार्च तक, मार्च के एंड तक जाते जाते पक जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें काट लिया जाता है। Beside these pulses and vegetables are grown during the summer at many places. कुछ क्रॉप्स जो हैं वो गर्मी के दिनों में भी ग्रो होते हैं। कुछ जो दाल वगैरह हैं या फिर कुछ जो सब्जियां वगैरह हैं वो गर्मी के दिनों में भी ग्रो होते हैं। अब गर्मियों में वाली भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में हमें मिलते हैं, हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं बेटा। तो वही है। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा उन सभी पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और उन पॉइंट्स के बिहाफ पर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ क्रॉप के बारे में बता दिया, क्रॉप की डेफिनेशन बता दिया बेटा। मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया था कि क्रॉप को हमें क्यों मैनेज करने की ज़रूरत है, क्यों प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है ज़्यादा क्वांटिटी में। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके के हमारे पास जो है वो क्रॉप्स के वैरायटीज़ हैं सीज़न के बेसिस पर, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हम नोमैडिक्स हुआ करते थे, घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे। अब हम एक जगह रहकर अपने सोसाइटी में बेटा, समाज में सर्वाइव करते हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है बेटा, और उन प्रैक्टिसेस में इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है बेटा, तो उसके पैदा होने से पहले उनकी मम्मी पापा को जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। उनकी मम्मी को खुद का ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, जिससे कि बच्चा अच्छा हेल्दी हो। तो ऐसे ही बेटा हम भी क्रॉप्स के लिए मम्मी पापा की तरह ही हुए, क्योंकि क्रॉप्स को अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्रॉप्स की देखभाल करनी होगी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तो सबसे पहले हमें उसके लिए सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बेटा अच्छे बीज लेने होंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने होंगे, और फिर उसे बोना होगा, यानी सोइंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि अब आपको ऐसा तो नहीं है कि फील्ड में बस मिट्टी तैयार की और बीज छिड़क दिया और बस अपने आप क्रॉप्स हो जाएंगे, नहीं भाई, उसके और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जैसे एक बच्चा पैदा हो जाता है बेटा, तो ऐसा थोड़ी ना कि पैदा हो गया तो अपने आप ही खाना खाने लग जाता है और अपने आप ही बड़ा हो जाता है, नहीं भाई, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। छोटे बच्चों की तो पोटी सुसु भी साफ करनी पड़ती है। और ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो अपना देखभाल करना खुद सीख जाता है। ऐसे ही क्रॉप्स के केस में भी है।
जब क्रॉप्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है उन पे। जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो कुछ वो खुद का भी डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कुछ उनके अंदर होती है, कुछ हमें उनके लिए देना पड़ता है। तो ऐसे ही उनको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। छोटे बच्चों को खाना मुंह में खिलाया जाता है तब उनकी वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही बेटा क्रॉप्स को भी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दिया जाता है जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद जब हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर दे दिया बेटा, तो आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट अपनी मतलब माउथ की तरह थोड़ी ना है कि वो खा लेंगे। उनको बेटा सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, सक करना पड़ता है जूस की तरह। अब वो जूस की तरह उसे शक कब कर पाएंगे, जब बेटा सॉइल में मॉइस्चर होगा, पानी होगा। तो अब जरूरत पड़ेगी इरिगेशन की। इरिगेशन यानी कि वाटरिंग टू द प्लांट। अब उसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बेटा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ साथ अपने आप ही उग जाते हैं। आप कहोगे सर अपने आप कैसे उग जाते हैं, हमने तो बीज डाले नहीं। बेटा कई बार क्या होता है, बर्ड्स वगैरह जो हैं वो फील्ड के ऊपर से फ्लाई करते हैं, तो वो अपने मुंह में सीड्स को दबा लेते हैं और वो सीड्स दबा रह जाता है उनके मुंह में और कहीं गिर जाता है तो वहां पर वो ग्रो हो जाते हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट। और वो अवेलेबल सीड्स बेटा ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, उनको बेटा वाटर नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि वाटर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मिल गया तो वो भी साथ के साथ हमारे प्लांट के ग्रो करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, यानी कि हमें उनको हटाकर उनके फिर फसल को ग्रो करने के बाद कटाई की जाती है, यानी फसलों को बेटा काटा जाता है। अब सवाल उठता है कि जी फसलों को हम काटेंगे तो क्या उसके लिए कोई तकनीक होती है, टेक्निक होती है? हाँ जी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। काट लिया, बहुत सारे सीड्स हो गए, बस अब ढंग से उसे स्टोर कर लें जिससे कि हम पूरा सीजन, पूरा साल भर उसको कंज्यूम भी कर सकें और लोगों तक पहुंचा भी सकें। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को अब बारी बारी डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी कभी इस पॉइंट को जो फार्मर्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो क्रॉप के डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए बेटा सॉइल की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लंबे टाइम तक फील्ड में सॉइल होने की वजह से वो जम जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और बेटा उनकी टॉप मोस्ट लेयर जो होती है बहुत टफ हो जाती है। अगर हम सीड्स को डालेंगे तो सीड्स अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से सीड्स फील्ड पर रह जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह जो होते हैं या इंसेक्ट्स वगैरह वो इन सीड्स को कंज्यूम कर लेंगे और सारे सीड्स हमारे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए पहले फील्ड को तैयार करना होता है। फील्ड को रेडी करने से क्या होता है, जो फील्ड में सॉइल है बेटा वो पोरस बन जाती है। बड़े बड़े से जो क्रम्स होते हैं, डले जिसे बोलते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से सॉइल लूज हो जाए और एयर का एक्सचेंज हो सके, माइक्रोब्स ग्रो कर सकें और साथ ही बेटा जो हम वाटर वगैरह दें, मैन्योर वगैरह दें, वो फील्ड में अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो सके। इसीलिए प्राइमरी स्टेप होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। वही बातें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लेना बेटा। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी किसी भी क्रॉप को बेटा ग्रो करने से पहले सॉइल की प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से भी जो है ना अपने आप में क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाता है। कहते हैं क्या, तो कहते हैं क्या, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा स्टेप है जो क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप है। तो आप बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन का जो पहला स्टेप है बेटा वो क्या है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे भी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले सॉइल को टर्न किया जाए। क्या होता है ना कि कभी कभी जो ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर होता है, सूरज की रोशनी से या फिर एसिड रेन से,
कई वजह से अफेक्ट हो जाता है, तो उसको अंदर वाले सॉइल से अलटना पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब सॉइल लूज हो गया तो उससे होगा क्या कि जो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलेंगे, उनके जो रूट्स निकलेंगे बेटा, वो अच्छी तरीके से नीचे जा पाएंगे। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो ना, जो पेड़ बहुत बड़े होते हैं उनके रूट्स बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत और गहराई में होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती है। कभी आपने देखा है कि किसी आम के पेड़ की आप सिंचाई करने के लिए गए? नहीं भाई, उसके रूट्स बहुत बड़े होते हैं, अंदर डीप पेनिट्रेट होकर वहाँ से वो ह्यूमिडिटी वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नमी वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी टॉप मोस्ट 4-5 इंच की जो सॉइल होती है ना, बहुत ड्राई सी होती है, सूखी सी होती है, तो उसको इसीलिए पोला करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पोरस बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो चीज़ें भी हम डालें वो अंदर तक जा सकें। द सॉइल दैट इज loosened soil we can say, the allow the roots to breathe easily even they go deep into the soil, यानी कि आसानी से अंदर तक जा सकते हैं और कह सकते हो गैस का एक्सचेंज हो सकता है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Obvious सी बात है, पोरस हो जाता है। अब यहाँ से सवाल पूछा और आपका जवाब आपके पास होना चाहिए कि आखिर ये कह रहा है ना, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब क्या रूट्स ब्रीथ करते हैं? नहीं, रूट ब्रीथ नहीं करते हैं। ब्रीथ easily that means what? कि कहीं ना कहीं गैस का एक्सचेंज जो है सॉइल में होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल में गैस का एक्सचेंज होगा और पोरस बना रहेगा, तो वाटर, मिनरल्स और साथ के साथ बेटा मिन्योर वगैरह जो हम डालेंगे वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो पाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी पोरस जो होंगे, पोरस सॉइल जो होंगे बेटा, इसीलिए आजकल नोटिस किया होगा ना अपने शहरों में आपको सांप दिखाई नहीं देते हैं। शहरों में जो है ना, गांव घर में जो घूमने वाले कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो गांव में जो घर होते हैं बेटा, उनके जो ग्राउंड होते हैं, यानी कि जो फ्लोर होता है वो कच्चा होता है और वहाँ पर मिट्टी थोड़ी पोरस होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो मिट्टी के अंदर गहराई में जाकर रह लेते हैं, घर बना लेते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, मिट्टी पहले टाइट करवाते हैं, फिर उसके अंदर कह सकते हो रोडियाँ डलवाते हैं, फिर प्लास्टर करवाते हैं, उसके बाद फिर मार्बल डला देते हैं, तो बेचारे कहाँ से आ पाएंगे, है ना? मिट्टी तो पोरस रही नहीं ना, तो कैसे ग्रो करेंगे वो? These organisms are friend of the farmers। यहाँ से सवाल पूछता है कि भैया फार्मर के फ्रेंड्स किसे कहे जाते हैं? तो फार्मर के फ्रेंड होते हैं बेटा अर्थवॉर्म्स, है ना, और माइक्रोब्स। टर्न लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और ये क्या काम करते हैं? ये ह्यूमस मिलाते हैं, सॉइल को मूव करते हैं बेटा। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? अब सवाल फिर वही उठता है कि सॉइल का टर्न होना क्यों ज़रूरी है, सॉइल का लूज होना क्यों ज़रूरी है? सॉइल अगर टर्न नहीं होगी बेटा, सॉइल अगर लूज नहीं होगा, तो वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो वाटर डालोगे, आप जो मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे, वो बेचारे कहाँ तक पहुँचेंगे? प्लांट्स तक नहीं पहुँचेंगे ना। You have learned in the previous class that soil contain minerals। आपने सीखा है प्रीवियस क्लास में कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर आप नोटिस करो मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, मिनरल्स हमें सॉइल से ही मिलते हैं। चाहे प्लांट के अंदर मिनरल्स गए हों, चाहे आपके वाटर में मिनरल्स हैं, चाहे गंगा मिनरल वाटर की बात कर लो, जब वो पहाड़ों से बेटा पानी बहकर आता है तो पहाड़ों को रगड़ता हुआ, मिट्टियों को रगड़ता हुआ आता है और उनके सारे मिनरल्स को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेता है। ऐसे ही होता है ना, तो यही चीज़ है जो ध्यान देने वाली है। वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। In this way various nutrients in the dead organisms are released back into the soil and these nutrients are again absorbed by the plants। तो कहता है क्या कि ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं? जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, गला सड़ा देते हैं और उसके बाद दोबारा से सॉइल का पार्ट बना देते हैं। समझ रहे? तो दोबारा से सॉइल का पार्ट बन जाता है। अब सॉइल का दोबारा पार्ट बना तो प्लांट वगैरह दोबारा से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो गया है, वो दोबारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनर्जी कभी भी बनती नहीं है बच्चों। एनर्जी जो है वो हम कह सकते हो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
Since only few centimeter of the top layer of the soil support plant growth and turning loosening of soil bring the nutrients rich soil top, सो प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। वही कह रहा है कि जो नीचे बारिश के पानी वगैरह की वजह से जो मिनरल्स वगैरह नीचे चले गए, वह जो थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था ना आपसे, देखो हर क्वेश्चन का आंसर ना एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपने नोटिस किया ऊपर क्या सवाल पूछा आपसे कि सॉइल को टर्न करने की क्यों जरूरत है, और नीचे आंसर दे दिया कि सॉइल को टर्न करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो टॉप मोस्ट थोड़ी बहुत जो लेयर होती है टॉप मोस्ट, वही सिर्फ और सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, नीचे वाली लेयर नहीं होती है। अब नीचे वाली लेयर में क्योंकि मिनरल्स जो हो गई वो पानी वगैरह बारिश वगैरह हुई तो मिनरल्स सारे नीचे चले गए, तो उन मिनरल्स को ऊपर कैसे लाया जाएगा, तो सॉइल को टर्न करके लाया जाएगा। तो ये बातें बेटा ध्यान रखनी है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। प्लॉ की डेफिनेशन आ जाती है, यहाँ से ये डेफिनेशन बेटा पूछा जाता है, तो आई सजेस्ट यू कि बेटा ये कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन है, ये आपसे पूछा जाता है कि प्लॉ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन आ जाती है, पूछी जाती है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। थोड़ा नीचे चला गया है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेटा, ठीक है, तो इस डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लेना। This is done by the using plow, and plow are made by wooden or iron. If soil is very dry, it may need watering before plowing. Obvious सी बात है, कई जगहों की जो सॉइल होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। बारिश अगर ऑलरेडी होती रहती है वहाँ पर तो सॉइल जो है वो हल्की रहती है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा बारिश नहीं हुई है काफ़ी लंबे टाइम से तो मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है और जो सॉइल है बेटा वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। कई जगहों पर आपने खेतों में जो है ना दरारें फटती हुई भी देखी होंगी, वो दरारें इसीलिए फट जाती है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। तो वही कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में प्लॉ जब करते हैं बेटा, जब हल जोता जाता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो टाइट मिट्टी होती है वो पत्थर के जैसी हो जाती है और पत्थर में हल चलाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पत्थर को बेटा लूज़ किया जाता है और मतलब मिट्टी को लूज़ किया जाता है और उसको लूज़ करने के लिए पहले थोड़ा बहुत इरीगेशन करना पड़ता है, पहले ही थोड़ा पानी डाल दिया जाता है। Now, the plowed field may have big clumps or soil called crumbs, ठीक है, यानी मिट्टी के बड़े बड़े जो है ना टुकड़े होते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं, डले बोलते हैं इसे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स लेवलिंग बाय वी कैन से, तो लेवल से हम लेवलर होते हैं, आपने देखा होगा लेवलर्स क्या होते हैं, पहले के लेवलर्स क्या होते थे, बड़े फट्टे से होते थे, उसमें आगे बैल होते थे, यानी कि जो हमारे जितने भी पेट्स होते थे बेटा, डोमेस्टिक पेट्स, उनका इस्तेमाल करते थे। और फिर उसके बाद उस लेवलर से ना फील्ड को प्लेन किया जाता था, तो बड़े बड़े जो क्रम्स होते थे वो टूट जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, आजकल खेत में सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर से ही हो जाता है, एवरीथिंग। सो वही कह रहा है सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, ये बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, लेवलर से लेवलिंग की जाती है। तो यहाँ पर बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम लेवलिंग करते हैं, तो लेवलर आएगा। समटाइम मैन्योर इज एडेड बिफोर टिलिंग सॉइल, बिफोर टिलिंग, टिलिंग करने से पहले मैन्योर वगैरह भी मिला देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम क्रॉप्स को बोने से पहले यानी सीड्स को सो करने से पहले मिट्टी को जब तैयार करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी है तो उस टाइम जब हम प्लॉ कर रहे होते हैं तो उस टाइम अगर हम मतलब मैन्योर ऐड कर दें तो साथ के साथ मैन्योर भी मिक्स हो जाता है। This helps to proper mixing of manure with the soil and soil moisture become before sowing, यानी वही कह रहा है कि मॉइस्चराइज हो जाता है, मॉइस्चर्ड हो जाता है और ग्रो अच्छा हो पाता है जो फील्ड वगैरह के अंदर। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात करें, यहाँ पर कुछ टूल्स की बात की जाएगी बेटा, जिन टूल्स का यूज़ हमने किया पहले और अब ये देखो, ये जो है ना हमारे पास प्लॉ है। प्लॉ क्या होता है बेटा, जिसे आप हिंदी में हल कहते हैं। अब ये प्लॉ है। सो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल फॉर दिस पर्पज यूज्ड इज प्लॉ, होई और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आजकल यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह से यूज़ किया जाता है बेटा ये, पर पहले के जो होते थे ना वो प्लॉ होते थे, यानी कि जिसे आप हल बोलते हैं। तो हल वगैरह का यूज़ करके हम ये कर लेते हैं। अब हल के बारे में बताया गया कि हल एक्चुअली होता कैसा है, प्लॉ होता कैसा है। तो प्लॉ, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम
fertilizing process and adding fertilizer to the crops, removing weeds and turning the soil। यानी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और ये जो हल था ये सभी समस्याओं का हल था। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसका नाम इसे हल रखा गया। यानी कि पहले क्या हुआ ना, जब खेती की गई तो कुछ ऐसे टूल्स वगैरह थे नहीं, बीज डाले, बहुत सारे चिड़िया आई खाकर चले गए, लोग परेशान थे, गांव के लोगों ने कहा भाई इसका तो कोई हल निकाला जाए, तो बस इसका कोई हल निकाला जाए में ही ये फिर हल आ गया। तो ये जो हल बनाया गया इसने सारी समस्याओं का ही हल कर दिया। देखो आपने नोटिस किया, फर्टिलाइजर जब मिलाया जा रहा था, मेन्योर मिलाया जा रहा था, या फिर कह सकते हो सोइंग प्रोसेस की जा रही थी, बीज बोया जा रहा था, हर जगह पर प्लॉ का यूज किया जा रहा था। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और एनी अदर एनिमल्स, वी कैन से हॉर्सेज और कैमल्स। वो तो जिस लोकेलिटी में आप हैं उस लोकेलिटी के हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स का यूज़ किया हमने। तो बुल्स का भी यूज़ किया, हॉर्सेज का भी यूज़ किया बेटा हमने, कैमल्स का भी यूज़ किया, कई जगहों पर याक का यूज़ किया जाता है। सो इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये तो बाद में आया, आयरन एरा जब आया तब उसके बाद हमने ये डाला, पहले लकड़ी से ही किया जाता था। तो हार्ड जो साल सागवान की लकड़ियाँ होती बेटा बहुत मजबूत होती हैं, उनको आगे लगाया जाता था। लेकिन फिर देखा यार बार बार जो है ना, हल्का पिछला हिस्सा तो ठीक ही रहता था, आगे वाला हिस्सा हर बार खराब हो जाता था। तो फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया लोगों ने और उसको चेंज करके मेटल शीट्स लगा दी। अब मेटल की शीट लगाने से क्या होता है, मेटल की खास बात क्या होती है, बहुत मजबूत होता है ना, तो आगे से उसको मजबूती मिल गई। और जो हल पहले 1 सीज़न और 2 सीज़न चलता था वो मतलब 10-10 सीज़न चलने लग गया, यानी 10-10 साल उसे इस्तेमाल कर पा रहे थे लोग। और साथ ही बेटा पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था पीछे वाला पोर्शन, बाद में पूरा मेटल का कर दिया, जिससे कि पूरी ताकत मिली उनको और अच्छी तरीके से उन्होंने जो प्लॉ है उसका यूज़ करना सीख लिया। फिर धीरे धीरे तो कल्टीवेटर्स आ गए, वो तो अलग चीज़ है। तो वही कह रहा है, और जो उसकी लंबी वाली जो स्ट्रिप होती है, यानी कि जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप जो होती है आगे की तरफ लंबी वाली, उसे हम प्लॉ शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग वुडन पार्ट विच इज कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। यानी जो पीछे जो कह सकते हो बुल होते हैं ना, बुल से लेकर आगे प्लॉ तक पूरा का पूरा एक रॉड से लगा होता है, उसे हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। देयर आर हैंडल एट वन एंड of the shaft and the other end attached to the beam which is placed on the bull's neck। यानी बीन के साथ जुड़ा होता है, एक हैंडल के साथ होता है जो कहीं ना कहीं फार्मर होल्ड करके रखता है, और एक होता है बेटा जो उनके नेक पर रखा जाता है, बीन के साथ जुड़ा होता है। वन ऑफ द पेयर, जो भी हमने वन पेयर बुल ले लो या हॉर्स ले लो या कैमल ले लो, जिसका भी यूज़ किया उसका यूज़ करके फिर प्लॉ हम यूज़ कर लेते थे। उसके बाद फिर होई आया। होई आया, ये सिंपल टूल था जिसका यूज़ किया जाता वीड्स वगैरह को हटाने के लिए, सॉइल को मूव करने के लिए। इसमें भी सेम वैसा ही आयरन का रॉड होता था, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट होती थी, और कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि जो प्लॉ होता है उसका अपग्रेडेड वर्जन था। अगर आप प्लॉ की बात करो तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो बैल जो होते हैं बेटा, जिन्हें आप बुल्स कह रहे थे, उनके नेक पर ये बीम लगा होता है। उसके बाद बेटा लंबा जो शाफ्ट दिखाई दे रहा है उसे हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। उसके बाद बेटा आगे वाला जो हिस्सा होता है वो उसे कहते हैं प्लॉ शेयर। प्लॉ शेयर जिसमें मेटल का पार्ट जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करनी आप लोगों के लिए, और सीखना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले कैसा यूज़ हो रहा था अब कैसा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ये। नाउ वर्क लाइक अ ब्लेड, वर्क लाइक अ ब्लेड वो आगे वाला पोर्शन यूज करता है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, जो ये दिख रहा है। आजकल हम इसका इस्तेमाल फावड़े के तौर पर कर रहे हैं, पहले ये बुल से किए जाते थे, आजकल हम मैन्युअली निकालते हैं नालियों को साफ करने के लिए, क्यारियां बनाने के लिए, या फिर बेटा छोटे मोटे एरिया में क्रॉप्स वगैरह या फिर कह सकते हो किसी प्लांट वगैरह को लगाने के लिए। ना फिर आया कल्टीवेटर। भाई इसने तो रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया, जहाँ पर 10 20 30 लोग काम मिलकर करते थे, जितना प्रोडक्शन करते थे ये बेचारा अकेला ही कर देता था। एक आदमी को बैठने की देर होती है, बस वो स्विच ऑन करता है, ट्रैक्टर स्टार्ट और चल लो, काम कर लो, ठीक है। कल्टीवेटर्स क्या है, नाउ अ डे प्लॉइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स एंड द कल्टीवेटर सेव्स लेबर एज वेल एज टाइम। लेबर यानी कि मैन पावर और टाइम दोनों को बचाने में बेटा मदद करता है। ये कल्टीवेटर है जो दिख रहा है आपको ना पिक्चर में, ये वाला। नाउ उसके बाद आता है जैसे मिट्टी विट्टी तैयार हो गई, हमने प्लॉ का यूज सीख लिया, हमने होई का यूज सीख लिया, हमने कल्टीवेटर के बारे में जान लिया।
अब हम बात करेंगे बेटा बीज बोने के बारे में। भैया बीज बोना, और बीज भी अच्छे बीज बोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या करी गलती, मिट्टी विट्टी तो तैयार कर लिया आपने, करी मेहनत, 10-12 दिन लगे उन सब चीज़ों को करने में। अब आई बारी जब आप मिट्टी में डालेंगे सीड्स। अब आपने कर दी गलती। गलती क्या कि सीड्स लिया मार्केट से खरीदा और ऐसे करके छिड़क दिया खेतों में। पता लगा उसमें उस सीड्स के अंदर तो पहले ही कीड़े लगे हुए थे। जो कीड़े खाए हुए सीड्स होते हैं बेटा, वो कभी भी प्लांट्स के तौर पर ग्रो नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो उनकी ग्रोथ रेट बहुत कम होती है। तो मेक श्योर कर लें कि सीड्स आपके अच्छी क्वालिटी के हों। तो सीड्स की क्वालिटी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत सारे जो कृषि विभाग के टेस्टिंग जो लैब्स हैं वहाँ पर होते हैं, और आप उन लैब से जाकर भी जो है सीड्स परचेज कर सकते हो। थोड़े महंगे होते हैं, पर ये मेक श्योर हो जाता है कि उन सीड्स को आपने लगाया तो कल्टीवेशन के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और माँ बाप भी तो यही कर रहे हैं ना बेटा, आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल में, फिर ट्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी सीख रहे हो। क्यों देखने दे रहे हैं ये वीडियो? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है ना सीख रहे हैं। अब यही चीज जो है ना क्रॉप्स के साथ भी होती है। सीड्स अच्छे दोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने बहुत ज़रूरी है। और सीड्स की क्वालिटी बेटा लैब से टेस्ट करके आप ले लें, या फिर आप घर में भी, अगर मान लो आपके आसपास में लैब नहीं अवेलेबल है, तो आप घर में भी बेटा क्या कर सकते हो, इसका टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान काम है। सीड्स की टेस्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, सीड्स को, बोरे भर के सीड्स को पानी में भिगोया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। पहले मतलब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो ऐसे हिसाब से भिगोया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ धोया जाता है। जैसे उसे आप पानी में डालोगे बेटा तो वो थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाएगा, है ना। एक तो सीड्स मॉइस्चराइज होगा तो स्प्राउट्स जल्दी निकलेंगे ना, तो ये बेनिफिट होता है। तो फिर सीड्स को भिगोया जाता है, वॉश किया जाता है, काइंड ऑफ कह सकते हो। जैसे उसे आप पानी में डालोगे तो जो बीज बेटा खोखले होंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे। उन सीड्स को आप हटा दो, क्योंकि वो वेस्ट है। उनसे अगर आप क्रॉप्स ग्रो करने की उम्मीद कर रहे हो ना, तो गलत उम्मीद कर रहे हो। वो खराब हो चुके हैं, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, तो उसको पहले ही फेंक दो, बजाय कि इतनी मेहनत करने के बाद में रो। तो इसको पहले ही फेंक दो। अच्छे सीड्स जो बच गए, जो डूब गए पानी में, वो भारी सीड्स है। ग्रेविटी खींच लेती है भारी चीजों को। हल्की चीज ऊपर फ्लोट हो गई क्योंकि उसमें छेद था तो उसमें हवा भर गई। हवा भरने की वजह से बेटा वो पानी पर फ्लोट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि कुछ बीज नीचे गिरने लग जाते हैं। कुछ बीज जो अच्छे होते हैं वो भी फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वाले लेयर पर हवा रहती है जो चिपकी रहती है। फिर जैसे जैसे वो भीग जाता है तो नीचे डूब जाता है। फिर मतलब आप ये समझ लो, आधा घंटा आपको वेट करना है, सीड्स डाल के आधा घंटा वेट करना है। जो ऊपर आ गए फेंक दो, जो नीचे बच गया निकाल लो, और उसको मस्त सुखा लो धूप में, या फिर बस हवा में भी सुखा सकते हो, जिससे कि सीड्स थोड़े से हल्के से हो जाए, और फील्ड में फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे होता है। तो वही कह रहा है, सोइंग अगला प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस होता है सोइंग। फर्स्ट प्रोसेस है सॉइल का प्रिपरेशन, सेकंड प्रोसेस है सोइंग। Sowing is the important part of crop production. Before sowing, good quality or clean or healthy, we can say, seeds or good variety are selected. Farmer prefer use these seeds, give high yield. अगर आपके अच्छे सीड्स होंगे तो yield अच्छा मिलेगा। yield मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, मात्रा, है ना। सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करें, अब यहाँ पर पहली एक सुझाव देती है। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After few minutes, some of seeds started float on the top. I wondered why. Some of the seeds float on the water. Why? अब सवाल उठता है कि भैया कुछ तो फ्लोट कर रहे थे, कुछ सिंक कर गए। अब उसके दिमाग में सवाल चला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्लोट कर रहे हैं उनमें हवा भरी हुई है, खोखले हैं वो कभी भी स्प्राउट्स नहीं देंगे, वो बेकार हो चुके हैं। तो यही चीज यहाँ पर टेस्ट करने में मदद करती है। तो एक्टिविटी है, टेक अ बीकर, फिल विद वाटर एंड पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टार वेल। उसको हिला लेना है थोड़ा सा, जिससे कि उसकी ऊपर लगी हुई हवा जो है वो हट जाए। एंड वेट फॉर अ सम टाइम, 5 से 10 मिनट, आधा घंटा आपको इंतजार करना है। आफ्टर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। सिंक और फ्लोट, देखो जो फ्लोट कर रहा है वो हल्का है, खोखला है और बेटा ऊपर है। सिंक मतलब होता है डूबना, फ्लोट मतलब तैरना। अब जो डूब गया वो भारी है और बेटा अंदर से हेल्दी है, तो वो ही आपके काम आने वाले हैं।
यही चीज़ यहाँ पर है, ये पूरा पैराग्राफ में यही मेंशन किया गया है। दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो about the tools used for the sowing is first one, traditional tools। अब सोइंग के लिए ट्रेडिशनल टूल में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, प्लॉ होते, प्लॉ का भैया हल हल हर चीज़ का हल। प्लॉ क्या करते हैं, देखो प्लॉ से मिट्टी भी तैयार कर लेते हैं, प्लॉ से बेटा हम क्या करें सीड्स भी डाल दे रहे हैं, प्लॉ से वीड्स को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो प्लॉ बहुत अच्छी चीज़ थी अपने टाइम में। द टूल जो ट्रेडिशनल टूल थे पहले यूज़ किए जाते फॉर सोइंग is shaped like a funnel and seeds are filled into the funnel, passes through 2 or 3 pipes having sharp ends, and these ends push into the soil and place seeds there। अब आप नोटिस करो आगे इसने प्लॉ लगा रखा है, कहाँ पे प्लॉ लगा रखा है, ये वाला हिस्सा देखो ना, ये वाला हिस्सा इससे मतलब बैलों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा, पर ये रॉड जो दिख रही है ना, ये क्या है, इतना हिस्सा क्या है, ये इतना हिस्सा जो बना रहा हूँ मैं, ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, ये क्या है, प्लॉ ही तो है। फिर इसके साथ इसने एक फनल लगाया, फनल से पाइप जोड़ दिया, वो एक पाइप भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पाइप भी हो सकते हैं, उस फनल में सीड्स डाल दिए। फिर ये प्लॉ के साथ साथ फनल जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है ना, ऊपर से सीड्स डाला जाता है और वो सीड्स जो है वो नीचे प्लॉ के साथ जाता है, प्लॉ आगे से मिट्टी को हटाता जाता है, सीड्स गिराते जाते हैं और इस तरीके से जो है वो सारे के सारे बीज अंदर चले जाते हैं। पहला मेथड था। इसमें क्या होता था ना कि जो पर्सन पीछे होता था वो पर्सन क्या करता था, साथ साथ पैर से उन सीड्स को दबाता भी जाता था, मतलब ढकता भी जाता था। लेकिन फिर एक नया टूल आया जिससे क्या हुआ, सीड्स अंदर गए और अपने आप ढकते भी जा रहे थे, वो आगे आया फिर। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, सोइंग का ट्रेडिशनल मेथड है ये। उसके बाद आया बेटा सीड ड्रिल मेथड। ये तो भाई रेवोल्यूशनरी चेंज, क्योंकि सीड ड्रिल मेथड में आप नोटिस करो वहां पर एक पाइप यूज कर रहे थे, यहाँ पर कितने सारे पाइप्स हैं। अगर आप नोटिस करो तो एक ये गया, फिर 2 3 4 5 6 तो यहीं पर हो गए, 7 8 9 10, बहुत सारे पाइप हैं। अब इतने सारे पाइप्स हैं तो एक बार में बहुत सारे सीड्स जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया फील्ड का जो है वो एक ही बार में कह सकते हो सो किया जा सकता है, यानी कि बीज को बोया जा सकता है। तो सोइंग प्रोसेस जो है वो एक बार में बहुत बड़े एरिया में किया जा सकता है। तो सीड ड्रिल, नाउअडेज सीड ड्रिल is used for sowing with the help of a tractors. This sow the seeds uniformly equal distance depth, we can see. It ensures that the seeds get covered by the soil after the sowing, and this protects seeds from being eaten by the birds, and sowing by using seed drill saves time, labor as well as efforts। यानी इन सब चीज़ों को बचाने में ये हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। समझ में आ रहा है? तो ये 2 पॉइंट्स अब तक हमने कवर कर ली। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बेटा वीडियो लंबी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर भी कह रहा है there is a nursery nearby school, I found that little plants were kept in small bags and why are these kept in like this। तो वो कह रहा है कि बूजो कहता है कि यार मैंने मेरे स्कूल के बगल में नर्सरी है, मैंने नोटिस किया वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो छोटे छोटे से पौधे उगाते हैं और वो छोटे छोटे से पौधों को ना प्लास्टिक के बैग्स में रखते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा वो क्यों करते हैं, फील्ड में डायरेक्ट क्यों नहीं उगाते हैं। तो कहते हैं क्या कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। पहले इन सीड्स को बेटा छोटे छोटे आर्टिफिशियल लेवल पर जो है छोटे छोटे एरिया में ग्रो किया जाता है। मतलब इनके जो जैसे आपने देखा होगा वो होता है ना हमारा दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में नवरात्रि वाले दिन में आप लोगों ने अपने घर में जयंती जमाते हुए देखा होगा, जिसमें कलश रखते हैं और बड़े बड़े से जो है ना वो स्प्राउट निकल जाते हैं 9 दिनों में, हरे हरे पत्ते होते हैं उनके, फिर बाद में पीले हो जाते हैं, वो हम जय लगाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वही सेम प्रोसेस नर्सरी में भी कराया जाता है। नर्सरी में सीड्स डाले जाते हैं और फिर बेटा उनकी प्रॉपर देखरेख की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो पहले उनको इस लायक नर्सरी में तैयार कर दिया जाता है कि वो अच्छा ग्रो हो सके। जैसे बिल्कुल वैसा ही समझ लो, जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है बेटा, तो 8-10 दिन तक उस महिला को और उस बच्चे को किसी से भी मिलने से रोका जाता है, क्योंकि वो वही टाइम पीरियड होता है जिससे कि बच्चा जो है ना कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए, उसको कोई बीमारी ना हो जाए। तो 8-10 दिन जो है दोनों को ही दूर रखा जाता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग है, लेकिन ऐसा होता है। अपनी मम्मी से आप पूछ लीजिए, नहीं आता तो वीडियो दिखाओ, क्यों मम्मी जी ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बेटा आप ये बताओ मम्मी को, मम्मी आपको दिखाएंगे, चीज़ें समझाएंगे, आपको समझना ज़रूरी है। 8th स्टैंडर्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो नाउ व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग
they are transferred to the field manually, and some like forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. यानी कुछ ऐसे ही फॉरेस्ट प्लांट या फिर कह सकते हो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं नर्सरी में ऐसे ही ग्रो होते हैं. Now appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcropping or overcrowding the plants, and this allow plant to get nutrients, light and efficient water we can say from the soil. तो यही कहना चाह रहा है अगर मतलब ये कुछ वैसा समझ लो जैसे कि एक परिवार के अंदर 10 बच्चे और एक परिवार में 2 ही बच्चे. तो जिस परिवार में बेटा 2 बच्चे हैं उनको प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर डाइट मिलेगी, प्रॉपर कपड़े मिलेंगे, प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, कम बच्चे हैं तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, तो चीज़ें बढ़ जाएंगी 2 में. वहीं पर उसी फैमिली के अंदर बेटा 10 बच्चे हो गए. अब कमाने वाला बंदा एक, यानी पिता तो एक ही है, ज़्यादा ज़्यादा माता भी कमा सकती है साथ में. अब 2 जने कमा रहे हैं लेकिन बच्चे हैं 10. उनकी नीड को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मम्मी पापा को. ऐसे ही कह रहा है कि जब हम सीड्स को फील्ड में डालते हैं बेटा तो ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि सीड्स एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ना डल गए हों, क्योंकि एक ही जगह पर अगर बहुत सारे सीड्स डाल दिए जाएंगे तो होगा क्या, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. ओवर क्राउडिंग बिल्कुल ओवर पॉपुलेशन की तरह ही समझ लो. इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने कोई मैन्योर फर्टिलाइजर वाटर वगैरह डाला तो वो फिर जितने भी 5-7 प्लांट एक ही जगह पर हो गए उन सब में बट जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी और आपको प्रॉपर क्वांटिटी में क्रॉप्स अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पाएंगे. इसीलिए ये भी मेक श्योर कर ले बेटा कि सीड्स ज़रूरत से ज़्यादा ना डाल लें. सीड्स डाला होना ज़रूरी है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक ही जगह पर ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सीड ड्रिल इसमें मदद करता है. तो नया मॉडर्न टेक्निक है, ऑब्वियस सी बात है. तो सीड्स हर जगह पर, और ये मशीन ऐसे नहीं काम करता, ये हिलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है जिससे कि सीड्स प्रॉपरली सप्लाई होते हैं. At the time of a few plants may have removed to prevent overcrowding. और अगर मान लो ऐसा हो भी जाए, मान लो आपने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी कई जगहों पर सीड्स बहुत ज़्यादा गिर गए अपने आप ही मशीन के एरर की वजह से या फिर कुछ भी रीज़न रहा हो, तो बेटा वहाँ पे जब क्रॉप्स ग्रो होंगे तो मेक श्योर कर लें कि वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा क्रॉप्स ग्रो हो गए हैं तो उसे आप वहाँ से हटा दें. यही चीज़ मेक श्योर करने के लिए बेटा जो पैडी होते हैं ना उनको नर्सरी में ही ग्रो किया जाता है. क्योंकि नर्सरी में इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि अगर हम मान लो, क्योंकि आपको भी पता है पैडी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर की डिमांड करता है, और पानी में अगर हम सीड्स को ऐसे ही बिखेर कर डाल दें या ग्रो कर दें तो बहुत सारे पौधे एक ही जगह हो जाएंगे, कई पौधे दूर दूर हो जाएंगे बहुत, है ना. तो इसीलिए उनको अलग से नर्सरी में पहले ग्रो करते हैं, फिर बारी करके पानी में भरे हुए, मतलब पूरे फील्ड में पानी भरा होता है. अगर आप देखना चाहते हो देखो ये क्या हो रहा है ना. तो इस तरीके से नाउ आगे आता है बेटा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ऑब्वियस सी बात है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ऐसे ही अब हमारे क्या हो गए, ये तैयार हो गए. क्या तैयार हो गए बेटा, ये हमारे तैयार हो गए. क्या तैयार हो गए, हमारे तैयार हो गए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के लिए छोटे छोटे से प्लांट. अब उन छोटे प्लांट्स को मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र नहीं देंगे बेटा तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर इतनी फर्टिलिटी बची नहीं है ना. और हम बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी हमें डालने पड़ते हैं. बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि आप खाना तो डेली खाते हो लेकिन कभी कभी जब डॉक्टर से मिलना पड़ जाए तो हेल्थ टॉनिक भी वो दे देता है कि भैया आपने खाना बहुत अच्छा खाया लेकिन ये पैरेलली ले लो क्योंकि आप बीमार पड़ रहे हो, है ना. तो ऐसे ही सेम इनके लिए भी होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स. The substance which are added to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. यानी कि खाद और उर्वरक हिंदी में कहते हैं. और ये बेटा प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये डेफिनेशन याद कर लेना, पेपर में बेटा पूछा जाता है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या हैं, These are the substance, ध्यान से पढ़ना बेटा, these are the substance that are added to the soil to in form of nutrients for growth and development, है ना, लिखा है ना manure and fertilizers. तो ये चीज़ ध्यान रखने की है. नेक्स्ट आता है I saw healthy crops growing in a farm
इन नेबरिंग फार्म एंड प्लांट्स वर वीक, डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। वो कह रहा है कि भैया मैंने देखा कि फील्ड में बहुत सारे जगहों पर मैंने नोटिस किया कि कई फील्ड पे जो है वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और कई फील्ड में जो है ना प्लांट अच्छा ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भैया आखिर क्या वजह रही होगी? तो वजह कुछ नहीं है बेटा, एक ही वजह है, इकलौती वजह कि उसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला। Soil supply minerals, nutrients to the crop, and these nutrients are essential for the growth and plant. Certain areas, farmers grow crops आफ्टर क्रॉप्स एंड सेम फील्ड वी कैन से। तो फार्मर जो है बेटा एक ही फील्ड पर बार बार क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से बेटा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। और प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे बेटा तो ये तो आपका भी कॉमन सेंस कह रहा होगा ना कि प्लांट्स के पास अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी? नॉट पॉसिबल। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं हमें, मतलब किस तरीके से? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के फॉर्म में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। वो कह रहा है कि अगर मान लो फील्ड को कभी खुला ना छोड़ा जाए, लगातार पौधे उगाए जा रहे हैं, अच्छा ठीक है ये हो गया काट लो दूसरा लगा दिया, ये हो गया काट लो तीसरा लगा दिया, इससे क्या होगा? इससे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखने के लिए कई तरीके से बेटा कल्टीवेशन किया जाता है। पहला तरीका तो ये है कि आप मिक्स क्रॉपिंग करें, दूसरा तरीका है कि पैटर्न क्रॉपिंग करें, तीसरा है कि क्रॉपिंग करते वक्त बेटा कुछ टाइम के लिए फील्ड को खुला छोड़ दें, जिससे कि सॉइल का एक्सचेंज हो सके, न्यूट्रिएंट्स वगैरह दोबारा से रिप्लेनिश हो सके। Continuous cultivation of a crop makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field and replenish the soil with nutrients. This process is called manuring, and improper or insufficient manure result weak plants. अब कहता है कि मैन्योरिंग क्या होती है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्योरिंग? तो यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस in which we used to add manure to the plants or field. This is called manuring. Improper or insufficient manuring result weak plant or unhealthy plants. Manure is an organic substance obtained from decomposition of a plant waste and farmer dump. वही सब कह रहा है कि अगर आप देखें तो मेन्योर बनता कैसे, तो जो किचन के वेस्ट होते हैं बेटा उससे मेन्योर बनता है। फील्ड में क्या किया जाता है, फील्ड में ना जो प्लांट के वेस्ट होते हैं, लीव्स वगैरह होते हैं, उन लीव्स वगैरह को फील्ड में डाल दिया जाता है, फिर वो फील्ड में सड़ते हैं, गलते हैं, मेन्योर वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेन्योर एक ऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा जिसको हम तैयार करते हैं फील्ड में। सो ये कह रहा है प्लेस अलाउड डिकम्पोज। अब खुले में डाल देंगे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया यानी कि जो डिकम्पोज करेंगे उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा। एंड द डिकम्पोजिशन इज caused by some of the microorganisms. These decomposed matter used as a organic manure. You have already learned about vermicompost in class 6th. क्लास 6 में हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में जाना था। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने कहा था कि जो ग्रीन होते हैं बेटा लीव्स वगैरह, उनको फील्ड में खुले में रखा जाता है, फिर वो सड़ते हैं, गलते हैं और उनसे मिलता है फिर हमें मैन्योर। तो उसी हमने वर्मी कंपोस्ट भी बोला था। तो यहाँ पर वही एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि आप क्या करोगे, 3 जो है वो कप लोगे और उसमें ABC मेंशन कर दोगे बेटा। एक में आप मैन्योर डालेंगे, एक में आप मैन्योर नहीं डालेंगे, नॉर्मल रखेंगे, और एक में बेटा आप जो है वो क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल देंगे। तो फर्टिलाइज़र वाला आपकी एक्टिविटी नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर प्लांट एज वेल एज बेटा अस, तो इसीलिए फर्टिलाइज़र से दूर ही रहना चाहिए हमें। तो फिलहाल ये आपका मैन्योर बेस्ड है। तो आपने क्या किया, कुछ कप में मैन्योर डाला, कुछ में नहीं डाला। आपने नोटिस किया कि जिन कप में आपने मैन्योर डाला था बेटा वो कप के जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं और जिसमें आपने नहीं डाला उसमें ग्रो नहीं करते हैं। नाउ आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नाउ कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। यानी कि फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए बेटा फर्टिलाइजर्स हम कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी केमिकली फॉर्म में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं।
फर्टिलाइजर्स को लैब में तैयार किया जाता है बेटा, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसको आप मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना होता है। फर्टिलाइजर के एक्स्ट्रा यूज से बेटा हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, मैन्योर के एक्स्ट्रा यूज से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। फर्टिलाइजर्स बेटा एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होने वाला केमिकल सब्सटेंस है, और मैन्योर तो आप अंधाधुंध डाल दो फील्ड में, आप क्रॉप मतलब सॉइल तैयार करते वक्त डालो, क्रॉप में जब आपके सीड्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं, प्लांट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तब डालो, कभी भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, nitrogen, phosphorus and potassium. These are the what? These are the what? Obviously are fertilizers. The use of fertilizers help to get better yield of the crops such as wheat, paddy, maize, but excessive use of fertilizer had made the soil less fertile, and fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute the fertilizer with the organic manure or leaves the field uncultivated for the some time, which we call fallow. यानी कि कहता है कि दो तरीके हैं, या तो आप फर्टिलाइज़र डालकर काम चला लो, फिलहाल नीड है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो, लेकिन मतलब ये कहते हैं कि सजेस्ट यू कि कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए जो है फील्ड को खुला भी छोड़ना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्रॉप को ओरिएंट भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। Now, the use of manure improves the soil texture as well as water retention capacity, and it replenishes the soil with the nutrients. यानी nutrients के जो quantity है, amount है, उसको replenish करने में help करता है। Another method of replenish the soil with the nutrients is through crop rotation. क्रॉप रोटेशन से भी आप न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकते हो। जैसे 3 महीने आपने एक क्रॉप लगाया और 3 महीने अलग क्रॉप लगाया, बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ लो बेटा कि जब आपने 3 महीने एक पर्टिकुलर क्रॉप को लगाया तो उसकी नीड अलग थी, है ना, तो जो वो नीड उसने एब्जॉर्ब करी, दूसरे प्लांट की वो नीड नहीं है, वो बची हुई चीज़ उसकी नीड है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि कुछ ऐसा समझ लो कि एक परिवार के अंदर 2 लोग हैं, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, तो चावल खाने वाला जो है वो चावल पर फोकस ज़्यादा करेगा, रोटी पर कम करेगा, रोटी खाने वाला रोटी पर फोकस ज़्यादा करेगा, चावल पर कम करेगा, और इस तरीके से ओवरऑल सिस्टम बैलेंस। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझो कि जो क्रॉप को अगर हम रोटेट करके डालते हैं, लगाते हैं बेटा, तो क्रॉप रोटेशन से भी न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं। This can be done by growing different crops alternatively. Earlier farmer in northern India used to grow legumes as a fodder in one of the season and wheat in next season. वही कहता है कि जो नॉर्दर्न रीजन वाले लोग होते हैं बेटा, वो एक बार जो है वो दाल लगाते हैं और एक बार फिर उसमें गेहूँ लगाते हैं। This helps in the replenishing the soil with the nitrogen. Farmer are being encouraged to adopt this प्रैक्टिस और टेक्निक, यानी फार्मर्स को कहा जाता है कि ये बेस्ट टेक्निक है, ये यूज़ करो, जिससे फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिल जाएगा। In the previous class you have learned about rhizobium. How can you forget this name? राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है बेटा जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाया जाता है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और सॉइल में मिक्स कर देता है। नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिग्यूमिनस यानी कि जो फलीदार सब्जियां होती हैं बेटा या फिर दालें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ये bacteria, these are present in nodes of the roots leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen and this is called nitrogen fixation process. Now we are going to discuss about the difference between manure and fertilizer. Very important concept बेटा, पेपर में पक्का पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये जो टेबल है वो याद कर ही लेना, अदरवाइज फिर दिक्कत होने वाली है। सो डिफरेंट जो हमारे पास टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एडिंग चीज़ें हैं उनमें हमने 2 क्लासिफिकेशन करी बेटा, एक हमारा मैन्योर है, दूसरा हमारा फर्टिलाइज़र है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करेंगे हम, यानी डिफरेंस क्या है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट की बात करो तो कहते हैं फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जो कि कहाँ पर तैयार होते हैं बेटा? फैक्ट्रीज़ में। मैन्योर जो होते हैं बेटा वो नेचुरल होते हैं और ये नेचुरल सब्सटेंस से तैयार होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं।
उसके बाद फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और ये फील्ड में तैयार हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमिडिटी टू द सॉइल, सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी ऐड नहीं करते हैं फर्टिलाइजर्स। वो बात अलग है कि न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं पर फर्टिलाइजर्स ह्यूमिडिटी ऐड नहीं करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, बहुत सारे ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। नेक्स्ट है फोर्थ वन, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है बेटा। न्यूट्रिएंट्स को हम दो लेवल में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो मैन्योर है वो रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट को होल्ड करता है लेकिन ह्यूमस अच्छा होल्ड कर लेता है। और कोई बैड इफेक्ट नहीं है तो भैया भर के डालो, वैसे भी कौन सा इसमें है, किचन का ही तो वेस्ट है, प्लांट लीव्स वगैरह के बन जाते हैं ये। अब यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर ये भी पूछा जाता है कि भैया आपसे कहा जाता है कि आप मैन्योर भी यूज़ कर सकते हो, आप फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हो, आप कौन सा प्रेफर करोगे? मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सा प्रेफर करोगे, मैन्योर यूज़ करोगे या फर्टिलाइजर यूज़ करोगे? कमेंट करो, मैन्योर या फर्टिलाइजर बताओ। ऑब्वियस सी बात है यार, गो विद मैन्योर ना, क्योंकि मैन्योर जो है वो आसानी से बन जाता है, फील्ड में कोई मेहनत नहीं करना, किचन का वेस्ट डालो सड़ जाएगा, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, काव डंग डाल दो, गोबर वगैरह, उससे बन जाता है वो। लेकिन फील्ड में बनाने का ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर हम बात करें लैब में जो चीज़ें तैयार होती हैं इसमें टाइम नहीं लगता, मतलब लैब बहुत जल्दी तैयार कर लेता है, विद इन वी कैन से सम आवर, कुछ घंटों में ही। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और लेस क्वांटिटी में यूज़ करना होता है उन्हें। न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स में अच्छे होते हैं। दोनों अच्छे हैं लेकिन मैन्योर ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि ज़्यादा यूज़ से उसका कोई लॉस नहीं है। वरना फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ से बेटा जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, तो ये सब हो जाता है। और साथ ही बेटा जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये सब जो आपकी बॉडी में अनइवन हो रहे हैं ना, अचानक से इतनी बीमारियाँ कहाँ से पैदा हो रही हैं? कभी बैठ के सोचा है आपने? आप छोड़ो ना, आपके मम्मी पापा ने नहीं सोचा, क्योंकि ये बीमारियां आ कहाँ से रही है? हम जो अनहेल्दी खाना खाते हैं ना बेटा, वहीं से बीमारियां आती है। सारी बीमारियों का जड़ ये पेट हमारा, क्योंकि सारी बीमारियां यहीं से जाती है, ऑब्वियस सी बात है। सो चलो एडवांटेजेस की बात कर लें जरा। एडवांटेजेस में कह रहा है बहुत सारे एडवांटेज है। पहला है इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। कौन? मैन्योर। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजिली, इससे क्या होता है गैस आसानी से एक्सचेंज हो सकता है, पोरस बना देता है, गैस का एक्सचेंज ईजी हो जाता है। नाउ इन इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं बेटा उसी पर माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे माइक्रोब्स और उल्टे मर जाते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, यानी कि सॉइल का टेक्सचर इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है वो ये कि सॉइल में ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, पोरस बना देता है और कह सकते हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। नाउ अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा पॉइंट नंबर है हमारा वट एवर द पॉइंट, ये यहाँ पर 1.6 है फिलहाल। तो ये कह रहा है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? आपने देखो मैन्योर डाला, आपने फर्टिलाइजर डाला, ये सब डाल दिए, लेकिन प्लांट को क्या सीधे तौर पर मिल जाएगा? आपने तो कहाँ डाला उसे, आपने तो सॉइल में मिक्स किया, प्लांट के कहाँ जाएगा? प्लांट के अंदर ऐसा थोड़ी आप अंदर नसों में डाल दोगे इंजेक्शन से लगा के, नहीं ना, प्लांट उसे खुद एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ से मिलेगा रिसोर्स? तो बेटा आप बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे कि हमारे शरीर में जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ग्लूकोन डी चढ़ाया जाता है, और मतलब ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है। तो जो ग्लूकोन डी नहीं चढ़ाया जाता, ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है। तो आपने क्या था कि भैया इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, कमज़ोर हो गया। ऐसे ही ग्लूकोज क्यों चढ़ाना पड़ेगा? खाकर भी तो वो चीज़ें मिल सकती है ना। खाकर जो मिलती है बेटा उसमें पहले डाइजेशन होगा, फिर हमारे ब्लड सेल्स उसे एब्जॉर्ब करेंगे, बॉडी में पहुंचाएंगे, बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर है बेटा, प्लांट को आप जो दोगे, आपके अंदर तो फिर भी माउथ है, हमारे पास माउथ है ना, हम खा लेते हैं, चबा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्लांट बेचारों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, वो तो बस रूट्स है, रूट से वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को।
अब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वाटर के साथ क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, तो वो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर चले जाते हैं उनके लीव्स में। एंड लीव्स आर नोन टू बी एज अ व्हाट वी कॉल लीव्स एज अ, बताओ लीव्स को किस और नाम से जानते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट का जो किचन है बेटा वो लीव्स होते हैं। लीव्स आर कंसीडर टू बी एज अ किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का किचन कौन है? लीव्स है। तो याद रखना, तो वही है कि आपको वाटर डालना ही पड़ेगा, तभी वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाएंगे। ऑल द लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पानी पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाना आप खाते हो, लेकिन पानी से बेटा क्या होता है, आपकी बॉडी का वेस्ट निकलता है, पानी से आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पानी से बेटा ब्लड का जो थिकनेस है वो मेंटेन रहता है, पानी से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो पानी नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगे, तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स and along with the water, minerals and fertilizers also get absorbed. Plant contain nearly about 90% of the water. Water is essential because germination of seeds does not take place under the dry condition. Nutrients dissolve in the water and transported to the each part of the plant. And water also protect the crop from both frost and hot current, air current. अब कहते हैं कि क्या लगता है, पानी सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का जरिया है? न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का प्राइमरी तरीका है वो। न्यूट्रिएंट्स इसी तरीके से जाएंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, चाहे वो मेन्योर वगैरह का रस चूस रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए वाटर, तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए ही वाटर जरूरी है? नहीं बेटा, गर्मी के दिनों में जब लू चलती है तो आप तो घरों में घुस जाते हैं, बेचारे पेड़ को कौन ठंडक देगा? और पेड़ खुद तो ठंडे होते ही हैं, दूसरों को भी ठंडक देते हैं, पर ऐसा कैसे कर पाते हैं वो? आपने कभी सोचा है? सोचो बेटा, सोचो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट जब ग्रो करते हैं बेटा, तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? वाटर को रिलीज करते हैं। और ये जो वाटर रिलीज करने का प्रोसेस होता है, इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। और लीव्स के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे से पोर्स, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा से जब वाटर रिलीज होता है तो उसके आसपास में वाटर का एनवायरनमेंट उसे ठंडा कर देता है। इसीलिए कभी भी गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठो तो आपको थोड़ा अच्छा एहसास होता है, ठंडा ठंडा लगता है। वो क्यों लगा आपको? बताओ क्यों लगा? क्योंकि वाटर ने जो क्रॉप्स है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ट्री जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, कि पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में जैसा कि मैं बता रहा था कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है लॉस ऑफ वाटर, है ना। लॉस ऑफ वाटर कहाँ से? प्लांट के लीव्स से, जहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो मुझे आपको दिखेंगे नहीं, वो अंडर माइक्रोस्कोप से अगर हम ऑब्जर्व करें तभी देख पाएंगे। तो वहाँ से वाटर का लॉस ना फ्रीक्वेंटली होता रहता है, जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में ये लॉस बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि उनको ठंडा रहना होता है, यानी प्लांट अपने आप को ठंडा करते हैं लॉस ऑफ वाटर की वजह से। और वही लॉस ऑफ वाटर जो है वो कहीं ना कहीं क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प भी करता है। तो बारिश जो होती है ना, वो कभी भी आपने देखा होगा समर डेज में, जब समर डेज का जो पीक टाइम चलता है तो उस टाइम बारिश के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। साथ ही जो वाटर बॉडीज होते हैं यानी रिवर वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ से ये निकल कर आती है कंक्लूजन के तौर पर कि वाटर का लॉस जो प्लांट दिखाते हैं, तो जितना ज़्यादा लॉस होगा बेटा, पानी उतना ही ज़्यादा उनको और ज़्यादा चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा विंटर डेज में अगर आप 2 दिन में भी एक बार पानी डालते हो पौधों को तो काम चल जाता है, लेकिन समर डेज में अर्ली इन द मॉर्निंग भी डालना पड़ता है और बेटा इवनिंग में भी पानी डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अभी मार्च का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि पौधे जो है ना शाम के टाइम में थोड़े मुरझा से जाते हैं, मतलब उनके लीव्स कुछ ऐसे हो जाते हैं। वहीं पर जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप पानी दे दो उसे और 9-10 बजे उसे ऑब्जर्व करो तो उन सभी के लीव्स जो ना ऐसे टन रहते हैं, और जैसे ही शाम होती रहती है तो वो पौधे के पत्ते ऐसे 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 हो जाते हैं। फिर पानी डाल दो आप शाम को, फिर वो पौधे ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ वाटर की वजह से बेटा उनके जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम करने के लिए। कुछ ऐसा समझ लीजिए आप लोग। समझ में आ गया?
To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be water regularly. यानी कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है पौधों को पानी frequently देना पड़ेगा. The supply of water to the crop regular interval is called as irrigation. तो इरीगेशन की बेटा डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी जो आप लिख सकते हैं बेटा. इरीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स को, और वो भी क्या, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो उसे हम कहते हैं इरीगेशन. द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एज वेल एज फ्रॉम टेम्परेचर एज वेल एज टेम्परेचर टू टेम्परेचर, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन वी कैन सी. तो ये डिपेंड करता है. समर डेज में आपको ज़्यादा जल्दी पानी देना पड़ता है, विंटर में इतना नहीं देना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विंटर में स्लो होता है. तो वही है, इवेपोरेशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा वाटर उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे बेटा. आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट. लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड. यानी कि पिछले गर्मियों में मेरे जो पौधे थे वो मर गए. बूजो कहता है कि भाई इस बार मैं ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहूँगा क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन. तो मैं पौधों को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर वाटर दूंगा, यानी इरिगेशन करूँगा. ये मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे जो पौधे हैं उनमें मैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर इरिगेशन करूँ. लेकिन ये आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्लांट है बेटा तो अर्ली मॉर्निंग मतलब 7-8 बजे तक पानी दे दो, जिससे कि जब वो धूप निकले बेटा तो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करा सके, न्यूट्रिएंट्स ले. अब दोपहर में आप पानी देने जाओगे तो क्या होगा, अब एकदम पीक सीजन पे पानी देने का दोपहर में, मतलब पीक गर्मी में, तो उससे क्या होगा ना, ज़्यादातर पानी वो एब्जॉर्ब करेंगे, उससे पहले ही सॉइल इवेपोरेट कर देगा, है ना. तो कीप इन माइंड पानी सुबह दें और बेटा शाम को दें. सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के बहुत सारे हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्लांट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 90%, 90% बेटा. सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल. यानी इरिगेशन के ये सारे सोर्सेज हैं. इन तरीके से हम जो है इरिगेशन कहते हैं. इरिगेशन में भी दो मेथड्स हम पढ़ेंगे बेटा, एक ट्रेडिशनल मेथड आएगा, एक मॉडर्न मेथड आएगा. ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको दिख रहे हैं बेटा. यहाँ पर देखो, आपने नोटिस किया, इधर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो बेटा कि एक किसान है, उसने क्या किया है, मोट मेथड है, जिससे क्या किया, उसने पानी निकाला है और मतलब कुएँ से, और वो बस क्या करता है, खेत में सीधा बहा देता है. वो पानी धीरे धीरे करके पूरे खेत में चला जाता है और इस तरीके से बेटा इरिगेशन हो जाती है और सॉइल थोड़ा सा मतलब कह सकते हो ह्यूमिड हो जाता है. लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, एफर्ट लगाना पड़ता है ज़्यादा बेटा, ज़्यादा पानी वेस्ट होता है क्योंकि पूरे फील्ड में दे रहे हो आप, तो पूरे फील्ड में थोड़ी ज़रूरत है पानी की, वो तो वैसे भी धूप से इवेपोरेट हो जाएगा. तो पौधों को पानी चाहिए ना, मिट्टी को थोड़ी ना पानी चाहिए. तो ये मेथड की लिमिटेशन है. उसके बाद और भी मेथड्स हैं, जैसे चेन पंप है, ये पुराना ही मेथड है. उसके बाद बेटा ढेकली, ये भी पुराना मेथड है. ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मेथड नहीं थे, कुएं से ही पानी निकालना था अल्टीमेटली. अब कुएं से पानी निकालने का कोई भी तरीका लगा लो, इन तरीक़ों से पानी निकाला. और ये है बेटा रहर. तो ये सब अलग अलग मेथड है. तो इन चारों मेथड के नाम याद रखना. पिक्चर विक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं आएगा यहाँ से, और ना ही पिक्चर बनी बनाई आएगी जिससे कि मेथड का नाम आपसे पूछा जाए. हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि 4 ट्रेडिशनल मेथड के नाम बताओ. वो ट्रेडिशनल मेथड्स ये है बेटा, मोट, उसके बाद चेन पंप, ढेकली और बेटा रहर. ये चारों के चारों आप याद रखना, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद आया भैया फिर हमारे पास मॉडर्न टेक्निक. मॉडर्न टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि लॉस ऑफ वाटर काफ़ी हद तक हमने कम किया. इसमें भी हम 2 मेथड्स के बारे में बात करेंगे, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और एक बेटा बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में. स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है जहाँ पर बेटा खेत जो है वो थोड़ी सी ढलान जैसी अरेंजमेंट में हो, क्योंकि अगर पानी सॉइल पे देगो तो सारा पानी नीचे बह जाएगा. इसीलिए फाउंटेन से दिया जाता है, यानी ऊपर से पानी को बरसाया जाता है शावर के फॉर्म में. ऐसे ऐसे आपने देखा होगा आपके ग्राउंड वगैरह में, फील्ड वगैरह में भी ऐसा फाउंटेन लगा होगा जिसमें पानी से वो ऐसे ऐसे फस और वो घूमता रहता है और पानी स्प्रिंकल होता रहता है, जिससे कि पौधों पर ऊपर से पानी गिरता है. और ये मेथड कहाँ पर काम करता है, जहाँ पर ढलान वाला एरिया है. वहीं पर जहाँ पर बेटा जो डेजर्ट एरिया है, या फिर कह सकते हो जहाँ की सॉइल थोड़ी सी सैंडी है, जहाँ पर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी कम है,
तो वहाँ पर बेटा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर काम करता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, पानी जो है ना वो छोटे छोटे पाइपों के होल से डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में पहुँचता है, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है। क्योंकि आपको भी पता है सैंडी सॉइल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है बेटा, कि वो वाटर का इवेपोरेशन बहुत फास्ट करते हैं, और वाटर का इवेपोरेशन फास्ट होगा तो वाटर बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा। तो इसीलिए बेटा ये दो मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, आप लोग याद कर लेना। ये पिक्चर दे रखी। नेक्स्ट आता है बेटा, आपने अब पानी भी दे दिया, पौधे बड़े होंगे, क्योंकि पानी देना है आपको, ऐसा नहीं है कि एक बार देकर काम चल जाएगा। अब आपको पूरा ध्यान रखना है। आपने मैन्योर डाल दिया, आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, आपने मिट्टी को तैयार कर दिया बेटा। अब क्या होगा, अब आपके पौधों के साथ साथ बेटा कुछ और पौधे भी उग जाएंगे। पानी की उनको ज़रूरत थी, उनको बेटा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, उनको भी मिली आपके जो है आपके क्रॉप्स है उनके साथ साथ, जिसकी वजह से बेटा वो भी पैरेलली ग्रो कर जाएंगे। और जब वो पैरेलली ग्रो करेंगे बेटा तो आपके जो क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वो जंगली है। मतलब वो कैसे हैं बेटा, वो है ऐसे जिनकी मतलब जिनको आपकी ज़रूरत है ही नहीं, वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, लेकिन बस उनको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हल्का सा। और बेटा क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जिसकी आप ज़्यादा देखभाल करते हो ना वही चीज़ें जल्दी खराब होती है। क्यों? आई एम एग्री और नॉट? कमेंट करो, बताओ प्लीज़ 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 कमेंट करो। एग्री है? बिल्कुल। आप जिनका ज़्यादा ख्याल रखोगे ना तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अगर किसी को मतलब ना देखो, छोड़ दो ना यार, कहाँ बीमार पड़ते? सूअर को ही ले लो यार, जंगल में रहते हैं, नालों में रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। वहीं पर आप अपनी गाय भैंसों को ले लो, गांव में गाय भैंसों को पाला जाता है, पोसा जाता है, और पता लगे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है और पता लगे वो निकल गई। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसका एक डेमो वर्जन है कि आपके जो क्रॉप्स हैं वो आपके लिए बड़े लाडले हैं, तो उनका ख्याल आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन ये जो बेचारे हैं ना, वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट को क्या कहते हैं? वीड्स। इनकी कोई केयर नहीं करता। अब केयर नहीं करोगे तो भी ये बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अभी वही वाला सिद्धांत यहाँ पर भी काम करता है। तो कहता है कि साइड टू साइड ना इसको भी रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपके पास दो टेक्निक है, या तो आप फिजिकल मेथड लगाओ बेटा, अपने हाथों से उसे रिमूव कर दो, है ना, पकड़ पकड़ के उखाड़ दो, दराती वगैरह से या फिर सिकल वगैरह कहते हैं उससे, या खुरपी वगैरह से उसे रिमूव कर दो। दूसरा तरीका यह है कि उनके लिए कोई केमिकल डाल दो। केमिकल से सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइप के वीड्स ही खत्म होंगे, आपके प्लांट पर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, बशर्ते नेगेटिव इफेक्ट उन पर तो नहीं आएगा, आपके ऊपर आ सकता है। तो अगर जरूरत से ज्यादा वीडीसाइड्स डाल दिया आपने, वीडीसाइड्स क्या होते हैं? दोज केमिकल्स विच यूज टू किल द वीड्स, यानी वो केमिकल्स जो वीड्स को मारने के काम में आते हैं उन्हें हम वीडीसाइड कहते हैं। समझ में आ गया? याद रहेगा, वीडीसाइड्स आर द केमिकल विच यूज टू किल द वीड्स। वीड्स को मारने के काम में वीडीसाइड्स आते हैं यूज में, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो वीडीसाइड जो है ना आपके क्रॉप्स को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्रॉप्स उन वीडीसाइड्स को वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर उसको एब्जॉर्ब किया उसने तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएंगे सीड्स में, वो जाएंगे बेटा फ्लावर में, वो जाएंगे फ्रूट में, वो जाएंगे बेटा किस में? वेजिटेबल्स में। अब वो वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स आपके यूज में आने वाला है। अब जब आप उसे कंज्यूम करोगे बाय एनी वे तो वो आपकी बॉडी में जाएगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी में आएंगे नेगेटिव इफेक्ट। इसीलिए वीडीसाइड्स में फिजिकल मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, पर बहुत बड़ा एरिया होगा तो फिजिकल मेथड आपका काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क लगेगा। तो इसीलिए बेटा कुछ वीडीसाइड्स यूज़ कर लेने चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। पर्टिकुलर फील्ड के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वीडीसाइड्स फिक्स होते हैं, वो आपको कंफर्म करके डालना चाहिए। ये पूरे पैराग्राफ में ही लिखा है। कुछ वीडीसाइड्स के नाम भी मेंशन्ड है यहाँ पर। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स like 2,4-D. These are the weedicides which get sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with the water extent required and spray in field with the help of sprayer. जैसा कि आपने देखा। And keep in mind बेटा, weedicides are very dangerous for our body. So we have to cover our nose, mouth, ears as well as eyes also. ये सब ढककर हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इनपुट सोर्स हुआ जहाँ से हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे दिमाग में गड़बड़ कर सकता है, मतलब हमारी बॉडी में गड़बड़ कर सकता है, स्पेशली ब्रेन पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, आपकी अब फील्ड तैयार हो गई, वीड्स काट लिया आपने, आपका मतलब मस्त एकदम क्रॉप्स तैयार हो गए। अब आ गई कटाई का मौसम। हार्वेस्टिंग होता है फसलों को काटना। Harvesting of a crop is an important task
कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को, मेच्योर्ड क्रॉप्स को बेटा काटते हैं और अपने यूज़ के लिए उनमें से ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल कटिंग का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कटेड क्लोज टू द ग्राउंड, या तो उन्हें खींच कर उखाड़ लिया जाता है। अब जैसे मान लो मूली, मूली को थोड़ी ना काटेंगे हम, मूली को पकड़ के उखाड़ते हैं। तो मूली की खेती करी आपने तो मूली को पकड़ के उखाड़ लिया, तो या तो उखाड़ते हैं और या फिर काटते हैं। जैसे पालक, पालक को बेटा जड़ से काट लिया जाता है, या फिर कोई भी दूसरी खेती जो होती है जिसमें हम जड़ से काट लेते हैं। सो इट यूजुअली टेक 3 to 4 मंथ फॉर द सीरियल क्रॉप टू मेच्योर, यानी 3 से 4 महीने लगते हैं बेटा सीरियल्स को ग्रो करने में। वहीं पर अगर कोई वेजिटेबल है तो उसको ग्रो करने में शायद 1 से 1.5 महीना लगे ओनली, है ना। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन बाय मैन्युअली बाय सीकल्स, हसिया, तराती, कुछ भी कह लो इसे, और बाय वी कैन से मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो मशीन से काटते हैं या फिर हाथों से काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, ग्रेन, सीड्स, फिर उसको सेपरेट किया जाता है और वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वही कह रहा है क्या कि उसके काफ से जब सीड्स को अलग किया जाता है तो उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द काफ। याद रखना, लिख लो, लिखना है तो थ्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द काफ, यानी कि बड़े बड़े जो झाड़ काट लिए हमने उनमें से बीज को अलग करने का प्रोसेस थ्रेसिंग होता है। कई बार ये सेम मशीन से हो जाता है, यानी कटिंग और थ्रेसिंग एक साथ हो जाता है, जिसे हम कंबाइनर कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इन फैक्ट हार्वेस्ट एज वेल एज थ्रेसर, यानी कि जो अपने आप में हार्वेस्टिंग भी कर लेता है और बेटा सीड्स को अलग करने का काम भी कर देता है, व्हाट वी कॉल थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग की उसके साथ साथ कुछ हस्क पार्टिकल वगैरह आ जाते हैं बेटा। हस्क पार्टिकल्स क्या होते हैं? भूसा, तूड़ा। अब बीज को अलग किया आपने, बीज को अलग करने से क्या हुआ? उसके साथ साथ भूसा भी आ गया, तो उस भूसे को अब हमें अलग करना होगा। उसको अलग करने के प्रोसेस को हम कई टेक्निक से गुजार सकते हैं। तो इसमें से हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं विनोविंग। विनोविंग करते हुए आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि वो एक कुछ कंटेनर सा होता है ना, क्या कहते हैं उसे, मुझे पता नहीं है, थोड़ा आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता देना कि क्या कहते हैं उसे। सूप कहते हैं हमारे वहाँ पर, काइंड ऑफ, पता नहीं बिहार लैंग्वेज में, तो आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पता नहीं। तो ऐसे करके होता है, इधर पंखा लगाते हैं वो और ऐसे ऐसे करके ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं। तो जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, पंखे की हवा से बेटा उन पर असर कम पड़ता है, वो तो वहीं गिर जाते हैं। लेकिन जो हस्क के पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं और वो दूर गिरते हैं। इस तरीके से वो लोग कहीं ना कहीं विनोविंग प्रोसेस, हवा का इस्तेमाल करके सीड्स को हस्क से सेपरेट कर देते हैं। यही प्रोसेस मशीन से भी किया जाता है और उस मशीन को हम कहते हैं विनोविंग मशीन। इस मशीन के अंदर क्या होता है बेटा? बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए होते हैं और वो ब्लेड बेटा क्या करते हैं? फैन की तरह एयर ब्लो करते हैं। इनको फिर जो है मशीन वगैरह से जोड़ देते हैं, काइंड ऑफ चक्की वगैरह से, या फिर कह सकते हो जनरेटर से, या फिर ट्रैक्टर वगैरह से, और फिर काम में लिया जाता है। अब हमारे सीड्स वगैरह तैयार हो गए, हमने काट लिया और हमने बीज भी अलग कर दिया। लेकिन जब बीज अलग किया जाता है सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल वही होता है। ये हमारे एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है कि भैया एग्ज़ाम के रिजल्ट से हमें डर लग रहा है। एग्ज़ाम का रिजल्ट बेटा ऐसा होना चाहिए कि आपको डर नहीं, मतलब डर से ज़्यादा आपके मन में खुशी होनी चाहिए कि यार 1 साल की हमारी पढ़ाई का रिजल्ट आने वाला है, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। हमारे अंदर ना एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर ना डर रहता है, वो डर नहीं होना चाहिए। उस डर को रिप्लेस करो किससे? हैप्पीनेस से, कि मेरा रिजल्ट आएगा भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। कैसे अच्छा आएगा? एग्जाम अच्छा दिया हमने पूरे साल पढ़ाई अच्छी की, तो डरना किस बात का। लेकिन डर कब लगेगा? जब हमने तैयारी अच्छी नहीं करी। ऐसे ही फसलों के साथ होता है। अगर हमने अच्छा बीज यूज नहीं किया, अच्छे फील्ड को तैयार नहीं किया, हमने समय समय पर वीड्स को सेपरेट नहीं किया, हमने उसे मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं दिया, पानी देना भूल गए, तो भैया कहाँ से सीड्स मिलेंगे, है ना। तब तो डर लगेगा यार इस बार मेरा क्रॉप अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपको अपने लाइफ में भी ध्यान रखना है बेटा, बिल्कुल उस क्रॉप की तरह अपने आप को समझ लो कि हमें अपने आप के लिए तैयारी करनी है और क्रॉप जिस हिसाब से हार्वेस्ट किया जाता है उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो बेटा ऐसे किसानों के लिए ये जो रिजल्ट वाला दिन होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इस रिजल्ट वाले दिन पर वो नाचते हैं, गाते हैं,
खूब धूमधाम से अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, मीठी मीठी चीज़ें बनाते हैं और बेटा आस पड़ोस के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वही है हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसके बारे में मैं बता रहा था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, वो अलग अलग है, आप गूगल कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक किसान की लाइफ में, क्योंकि वो रिजल्ट वाला दिन होता है। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest obviously। अब इन्होंने तो 3-4 महीने की मेहनत की, हमारी तो बेटा 12 महीने की होती है ना पढ़ाई में, एम आई राइट? तो बेटा हमें तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर विफल हुए, फेल हुए, तो हमारे 12 महीने की मेहनत ख़राब हो जाएगी। इनकी तो फिर भी 4 महीने की है। हाँ, हालांकि इनकी जितनी मेहनत हम कर नहीं सकते, बहुत फिजिकली एफर्ट लगाते हैं। कभी किसी किसान को बेटा खेती करते हुए देखो, आपको अच्छा एहसास होगा कि क्या यार ज़िंदगी है हमारी, मतलब एक घर के अंदर बैठ के हम पढ़ना है बस हमें, लेकिन हम वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। वहीं पर किसान बेचारे तेज धूप में काम करते हैं, ठंड में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, बारिश हो रही है तो भी काम करते हैं, और हम लोग घर में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे। सो बी लिटिल ना focus toward your education. Now, the sight of golden field on standing crop, blended with the grain, filled with the heart of the farmer with the joy and scenes of the well-being. The efforts of the past season have bore fruits and यानी कि ये बिल्कुल उस फल के समान है, ये अपने आप में फल ही है, ऑब्वियस सी बात, मेहनत का फल वी कैन से। टाइम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय लिटल, ये वो टाइम होता है जब फसलों को काटा जाता है और थोड़ा सा इन्जॉय किया जाता है अपनी फैमिली के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। द फील्ड ऑफ द हार्वेस्ट इज दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस विद ऑल द इंडियंस, मैन वीमेन सेलिब्रेटेड दिस डेज एंथुसियाज्म एंड स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद दीज लाइक दिवाली और नवाया और बिहू और बैसाखी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो ये सारी बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हमने अब फसलों को काट लिया, हमने बेटा बीजों को सेपरेट भी कर लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने बोला था यार सिर्फ और सिर्फ बीजों को बोना, फसलों को ग्रो करना ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ बेटा फसलों को ग्रो करने के बाद जो हमें बीज मिला है ना, उसको थोड़ा सा संभालना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। Storage of produce is an important task. If harvested grain are to be kept in longer time, they should be safe from the moisture, insects, rats, microorganisms, and harvested grains have more moisture. तो कहता है क्या कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना बेटा, क्योंकि फील्ड में ही थे, वो काफ़ी लंबे टाइम से फील्ड में, तो उन्होंने बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उसको डायरेक्टली आप स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, गीली सब्जी और सूखी सब्जी अगर आपकी मम्मी बनाए तो गीली सब्जी जल्दी खराब हो जाती है एज कम्पेयर टू सूखी सब्जी के। क्यों पता है आपको? बताओ क्यों, बता दो। क्योंकि गीली सब्जी में बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो छोटे छोटे से कह सकते हो ना दिखने वाले छोटे छोटे से जीव होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं क्योंकि उनको मॉइस्चर मिल जाता है ग्रो करने के लिए। वहीं पर ड्राई वेज में ऐसा कम होता है। ऐसे ही सेम समझ लो कि सॉइल के साथ, सीड्स के साथ है। जो ड्राई सीड्स अगर आप रखोगे, सुखा कर रखोगे, तो बेटा उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम ग्रो करेंगे और वो लंबे टाइम तक आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वहीं पर यानी कि यूज़फुल होंगे। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा भी गीला यूज़ कर लो क्रॉप, तो बेटा क्या होगा, उस गीले क्रॉप के सीड को अगर हमने डायरेक्टली स्टोर कर दिया तो उसमें प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, हमारा सारा जो कह सकते हो एफर्ट लगाया हमने, वो सब वेस्ट हो जाना है। तो आई सजेस्ट यू कि उस वेस्ट को हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं, तो सही टेक्निक और सही तरीके से। तो जब भी हम कभी भी बेटा सॉइल कह रहा हूँ, सीड्स को स्टोर करें, सीड्स को जब भी हम स्टोर करें तो सीड्स को पहले ड्राई कर लें। हालांकि आजकल ड्रायर्स बनाए गए हैं जिनमें आप लेकर जाओ सीड्स को और डालते हैं वो, और लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर सीड्स को कुछ मिनटों के लिए सिर्फ गर्मी दी जाती है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, बस मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि धूप से उन्हें सुखाते हैं। पर हर जगह पर धूप तो अवेलेबल नहीं है,
और धूप, अगर मान लो किसी चीज़ को आपने बोरे में स्टोर किया और उसे धूप में लेकर जाओगे, खोल कर सुखाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा ना यार। तो इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े साइलोज बनाए जाते हैं जिनमें हम सीड्स को इकट्ठा करते हैं और उनमें जो है ना गर्म हीटर लगा दिए जाते हैं। उन हीटरों को समय समय पर टाइम टू टाइम जो है वो चलाया जाता है, जिससे कि उस इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है वो टाइम टू टाइम ख़त्म किया जा सके। मॉइस्चर ऐसे थोड़ी है कि हमने एयर टाइट कंटेनर में तो हम रखते नहीं है, हम ऐसी जगह पर सीड्स को स्टोर करते हैं जो बोरे वगैरह में बंद होता है, तो एयर टाइट तो नहीं है ना वो वैसे भी। तो इसीलिए बेटा ऐसी जगहों पर मॉइस्चर भी चला जाता है, तो उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। साथ ही साथ इंसेक्ट्स को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोकने के लिए हमें उसमें कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, लाइक क्लोरीन, लाइक दूसरे कुछ केमिकल्स, जिसकी वजह से बेटा हमारे बॉडी पर बैड इफेक्ट आते हैं। तो अगर आप घर में छोटे छोटे ग्रेनरीज बनाते हैं, यानी आपने देखा होगा अपने गांव घरों में छोटे छोटे से हमने स्टील के टैंकर लिए होते हैं, उनमें अनाज को रखते हैं, तो उसमें लोग बाग कैसे स्टोर करते हैं पता है आपको? उसमें नीम के पत्ते लिए जाते हैं, और नीम के पत्तों को भी डायरेक्ट नहीं डाल दोगे आप, क्योंकि नीम के पत्ते में भी मॉइस्चर है और वो मॉइस्चर भी बेटा कहीं ना कहीं आपके अनाज को खराब कर सकता है। तो पहले नीम के पत्तों को धूप में सुखाया जाता है, जब वो सूख जाते हैं तो उसको सूती यानी कि कॉटन के कपड़े में पोटली बना करके टंकियों में डाल दिया जाता है, जो ग्रेनरीज होते हैं, जिससे कि वहाँ पर किसी भी तरीके के पैरासाइट्स वगैरह ग्रो ना कर सकें। ये है अच्छा टेक्निक। अब यही सेम जो है बड़े लेवल पर किया जाता है, तो ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं, जैसे इस पर यहाँ लिखा हुआ है ना FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें बड़े बड़े टैंकों में बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अनाज होते हैं। ये देखने में आपको छोटे लग रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े हैं, 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग जितने हैं ये। आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हो ना, ये देख रहे हो एक ग्रेनरी का जो हिस्सा है ना, उसमें देखो कितने बोरे रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े होते हैं और इनमें स्टोर किया जाता है ह्यूमिडिटी वगैरह से बचाकर, जिससे कि आपातकालीन सिचुएशन में हम आसानी से ग्रेन्स का यूज़ कर सकें। यहाँ पर जो किसान हैं वो अपने ग्रेन्स लेकर जाते हैं, वो स्टोर कर देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, वो घर आ जाते हैं, लेकिन बाकी काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है कि कितने रेट पर वो बेचेंगी, कितने रेट पर उन्होंने खरीदा है, ये सब हिसाब वो खुद लगाते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना याद रखना, ग्रेनरीज के अंदर ग्रेन्स को ड्राई करके डाला जाता है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे फूड्स भी हैं बेटा जिन फूड्स को हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल से ऑब्टेन फूड को हम अपने डे टू डे लाइफ में डेयरी प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में बेटा मिल्क हो गया, बटर हो गया, या फिर कर्ड हो गया। उसके बाद बेटा एनिमल से और भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि फ़िश से हमें फ़िश का जो फ्लेश है वो मिलता है, मतलब मीट मिलता है। उसके बाद चिकन मिलता है, मटन मिलता है बेटा। उसके बाद अंडे हैं, तो ये सब हमें एनिमल से मिलता है। इसीलिए कई स्टेट में जो ठंडे इलाके हैं बेटा, वहाँ पे लोग भेड़ पालते हैं, भेड़ों के बालों का भी यूज़ करते हैं और उन्हें मारकर खाते भी हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कई जगहों पर पिग्स कंज्यूम किए जाते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर है तो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। कई जगहों पर चिकन खाते हैं, तो ये सब ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा। जहाँ पर अगर मान लो सॉइल ऐसी है जो इनफर्टाइल है, वहाँ पर लोगों को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, तो ये सब खाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर बारिश ही होती रहती है या फिर सिर्फ बर्फ ही पड़ता रहता है, वहाँ पौधे कैसे उगाओगे यार, हार्वेस्टिंग कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगहों पर दूसरी जगहों से या तो ग्रेन्स को पहुंचाया जाता है या फिर ज़्यादातर लोग वहाँ पर बेटा एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एनिमल्स को पालना, उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, उनकी टेक केयर करना बेटा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री बेटा एनिमल का टेक केयर, शेल्टर वगैरह देना, उनको फूड देना, ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो वही है, यहाँ पर पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। देखो सिमिलरली एनिमल्स, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farm have to provide with the proper food, shelter, care, and this is done on a large scale is called animal husbandry। अगर आपने एक गाय पाल ली तो उसे एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने 50 गायें पाल ली, तबेला जैसे बोलते गायें का, या फिर कोई भी दूसरा जानवर आपने बहुत सारा पाल लिया, आपने एक मुर्गा पाल लिया तो उसे एनिमल हस्बेंड्री थोड़ी बोल देंगे। एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि लार्ज स्केल पर बेटा क्रॉप को ग्रो करने को हम लार्ज स्केल पर सेम प्लांट को ग्रो करने को हम क्रॉप कहते हैं ना, ऐसे ही बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी एनिमल को आप रखें अपने पास
और उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, या फिर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपने उसे रखा हुआ है, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। जैसे कि दूधिया लोग होते हैं, तो वो गाय भैंसों को पालते हैं, उनसे दूध लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। समझ में आ गया? सो होपफुली ये चैप्टर आपको क्लियर है, यहाँ की सारी बातें क्लियर है, कीवर्ड्स वगैरह ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली यहाँ से, तो चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब मुझे बताएं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वीडियो पसंद आई है बेटा, इफ़ यू लाइक हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके काम की होगी। और अगर नहीं पसंद आई है तो अपना सजेशन ज़रूर देकर जाए बेटा कि आखिर क्या वजह है। और कमेंट में बेटा भारत माता की जय जरूर लिखना, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत हमें बेटा बिना इतना सोचे ही हमें सब कुछ दे देता है। आपको सिर्फ कुछ पैसे देने होते हैं और दुकान से जाकर जो चाहो खरीद लो। कभी आपने सोचा है कि क्रॉप्स उगाने में, ग्रो करने में, काटने में कितनी मेहनत लगती है? सब कुछ आपको मिल जाता है। वो बात अलग है कि आप पढ़ रहे हो तो कम मेहनत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सब बंदा अपना काम करता है, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का काम बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।